बाजार में है आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार और फिर से धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ बाजार। आखिरी 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें आप, कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह की आपको रणनीति बनानी है। हफ्ते का है पहला दिन, पर वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरीज होंगी थर्सडे को, तो वहां पर भी बाजार की बनी हुई है नजर। सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल दीप, बाजार दोनों तरफ ट्रेड करता हुआ दिखा है। मजबूत शुरुआत होना तय थी ग्लोबल मार्केट्स की जिस तरह के संकेत है, लेकिन अचानक से तेज बिकवाली आती दिखी 11 बजे के आसपास और निफ्टी ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट लुढ़ककर 16,400 के आसपास भी पहुंचा, लेकिन वापस से रिकवरी भी आती हुई दिख रही है उतनी ही स्मार्ट और अब 16,500 के ऊपर टिकने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो दोनों तरफ की ट्रेड मजबूती के साथ होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फाइनली आखिरी 1.5 घंटे में बाजार मजबूती के साथ 16,525 के ऊपर टिकते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। यही हाल बैंक निफ्टी का भी है। 35,000 के नीचे काफी वक्त बिताने के बाद अब 35,000 के ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा की अच्छी रिकवरी आती दिख रही है। कहां से आ रही है मजबूती? आईटी शेयर आज फिर से कमान संभाले हुए तेजी की। टीसीएस के नेतृत्व में पूरा सपोर्ट निफ्टी को आईटी शेयरों से मिलता हुआ दिख रहा है। फॉर ए चेंज आज फार्मा शेयर थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। कैडिला, औरोबिंदो फार्मा जैसे मिड कैप फार्मा शेयरों में जो खरीदारी आई है खबरों के दम पर, उससे फार्मा इंडेक्स में थोड़ी जान लौटती हुई दिख रही है। ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी ये अभी भी कमजोर हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब भी तेजी आना बाकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में वो एक्शन है नहीं, इनफैक्ट एक्शन कमजोरी की तरफ है। हालांकि निचले स्तरों से ये काफी रिकवर होते हुए दिखे हैं। 1.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स साहब 1% रह गया, 1.5% नीचे करीबन मिड कैप इंडेक्स साहब सिर्फ 1/4% नीचे बचा है। तो पहले दिग्गजों में रिकवरी आई है, अब थोड़ी रिकवरी मिड कैप शेयरों में आती हुई दिखी है, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों को लगता है अभी भी थोड़ा और वक्त बिताना है। यहाँ पर खरीदारी का मूड नहीं आता दिख रहा। हाँ, ये कह सकते हैं कि गिरना बंद किया है इन्होंने। अच्छे संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। एशिया तो आज पूरे दिन भर जबरदस्त मजबूत था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बाकी बाजार भी मजबूत होते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सुबह से हरे निशान में अब सेंचुरी मारता है। 99 के फेयर में डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। यूरोप के बाजारों में 1/4 से आधा % तक की मजबूती। तो ग्लोबल संकेत बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो ये है आज का अब तक का बाजार का हाल। दीप बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग डे रहा है आज ट्रेड के लिए सर। स्मॉल कैप मिड कैप पे तो खैर अलग ही कहानी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और वहां पर हम वीकनेस देख रहे हैं। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो अच्छे गैप अप के बाद एक बार को सारी गेन्स गिव अप कर दी थी, पर वहां से जो रिकवरी आई है और इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, इसको कैसे देखें सर? 35,000 कंफर्टेबली निफ्टी बैंक होल्ड करता हुआ और 16,500 के ऊपर निफ्टी भी इस समय। दीप वैसे देखा जाए तो आज जो फर्स्ट हाफ में तेज बिकवाली आई और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गया, ये थोड़ा शॉकिंग था। थोड़ा मतलब कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, मुझे तो अंदाज नहीं था कि इस तरह की तेज बिकवाली आ सकती है। अच्छी बात यही रही कि कल के लोज निफ्टी ने नहीं तोड़े और जो अहम सपोर्ट लेवल है 16,375 से 16,450 उस रेंज से ही निफ्टी वापस घुमाए और वहीं से सपोर्ट लेकर घुमाए। तो एक अच्छी बात यह कि सपोर्ट लेवल से घुमाए और पहला सपोर्ट लेवल तोड़ा नहीं। बैंक निफ्टी जरूर अपने 34,900 के शुक्रवार के लोज के थोड़ा नीचे जरूर गया थोड़ी समय के लिए, लेकिन वहां से वो भी रिकवर होता हुआ दिखा। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि आज जिस तरह के ग्लोबल माहौल में हम बाजार की शुरुआत करते हुए देख रहे थे, हफ्ते की शुरुआत करते हुए देख रहे थे, उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि बाजार इतनी तेजी से नीचे गिरने चाहिए। लेकिन फिर भी वापस से जो रिकवरी आती दिखी है वो भी काबिल तारीफ है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी भी शायद एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो बेचकर निकलना चाहते थे, उन्हें एक मौका मिला भी और उसके बाद वापस से अब खरीदारी होती हुई दिख रही। तो मुझे लगता है एक्सपायरी तक हो सकता है बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहे। ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, शायद एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा बहुत शुक्रवार को रहा है, थोड़ा बहुत आज हो सकता है, इस वजह से ऊपर टिकने में मुश्किल हो रही हो। लेकिन साथ ही आपको शॉर्ट्स और शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा है और थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का भी, तो दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ऊपरी स्तरों पर ट्रेडिंग रेंज के आने पर 16,600 600 प्लस के आसपास वहां पर बिकवाली करें और नीचे के स्तरों पर 16,400 450 की रेंज में खरीदारी का मौका, ये रेंज आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो इस रेंज पर आपको फोकस करते हुए ट्रेड करना है। 16,375 16,450 खरीदारी की रेंज है, 16,575 16,650 बिकवाली की रेंज है। ये 75 पॉइंट की रेंज है जिस पर फोकस करना है आपको खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से। बैंक निफ्टी अभी भी मूड बनाने में है कि तेजी करनी है, मंदी बहुत क्लियर डायरेक्शन आ नहीं पा रहा। डेटा दीप जो अभी तक मैंने बनाए जो देखे हैं
क्लोजिंग शो के लिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग बनकर आ रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 2:30 बजे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वाकई में बेहद बेहद इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। जी चलिए बढ़िया, तो अच्छे डेटा बनते हुए दिख रहे हैं और जानेंगे अनिल जी से भी कि मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी है। बट फिलहाल शो की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि बाजार में निचले स्तरों से अच्छा सुधार है और ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो आइए फिर देखें कौन से इवेंट्स ट्रिगर्स पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैनरा बैंक क्यूआईपी के इशू प्राइस के फैसले पर फोकस होगा। इंडियन होटल्स फंड रेजिंग के फैसले पर फोकस होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 5 बजे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस पर भी नजर रहेगी। कल आईटीडीसी के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा 2 लिस्टिंग है यहाँ पर। कैंपला सनमार आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, वहीं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग भी कल होने जा रही है। जिलेट पर नजर रखिएगा। डिविडेंड पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करेगी और कल भारतीय कंपनी रिन्यू पावर नेस्डेक पर लिस्ट होने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। बुधवार के दिन मंधाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के नंबर्स आएंगे। वहीं वित्त मंत्री सरकारी बैंक के सीईओ से मिलने जा रही है बुधवार के दिन। सेक्टर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर और कोरोना की स्थिति पर भी इस बैठक में और साथ ही लिक्विडिटी पोजीशन पर चर्चा होती हुई दिखेगी। कावेरी सीड बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। फिलाटेक्स इंडिया बोर्ड की बैठक होने जा रही है। प्रमोटर प्रेफरेंशियल इशू पे विचार करेंगे इस बोर्ड मीट में। और बोरोसिल रिन्यूएबल पूंजी जुटाने को लेकर आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है। आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से खबरों पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सुबह से हमने आपको काफ़ी सारी खबरें दी है, जो कि जी बिजनेस ने सबसे पहले दी या फिर एक्सक्लूसिव दी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए सबसे पहले हमने आपको खबर दी थी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डीजीटीआर ने चीन से आने वाली एरलाइट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो है इंडिया में इसका सोल प्रोड्यूसर है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में उछाल है। विफेक्स इंडिया, लिंडे इंडिया के लिए भी अच्छी खबर कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है 2021, उस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी को नोटिफाई किया है। नई पॉलिसी से जो मेडिकल ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान होगा। इस खबर के चलते इन स्टॉक्स में भी एक्शन देखा जा रहा है। एफएल इंडिया 26 अगस्त को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे शेयर विभाजन पे कंपनी विचार करेगी। इसके अलावा कैडिला, वैसे ही सुबह से काफ़ी सारी खबरें इस काउंटर पे देखने मिली है। इसके अलावा एक खबर ये भी आई है कि यूएस एफडीए से इस कंपनी को एक दवा के लिए अंतिम मंजूरी भी मिली है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखा गया है। और इस कंपनी में काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स भी हुई है। करीब 8,17,000 शेयर्स की काफ़ी बड़े सौदे इस काउंटर में हुए हैं। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस कंपनी को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ 800 करोड़ का इस कंपनी ने एमओयू जो है वो साइन किया है। स्टील एल्यूमिनियम व्हील्स की सप्लाई के लिए जो एमओयू है वो साइन किया गया है। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस कंपनी की क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो इस कंपनी का कहना है कि नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पे जो रन रेट है उसको ये तेज करेंगे। अगले 2 महीने में हर महीने 5 लाख के आसपास का टारगेट जो है वो ये कंपनी रख रही है, और अगले 4 तिमाहियों में खोया हुआ जो मार्केट शेयर है वो ये वापस लेने वाली है। तो इसके चलते एचडीएफसी बैंक और बाकी कार्ड कंपनीज पे भी आपको फोकस रखना है। एचसीएल टेक आज वैसे भी अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में है। म्यूनिक आरी के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दरअसल वर्कप्लेस को आधुनिक बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस कंपनी ने साइन किया है। ट्राई का डेटा आया है। भारतीय एयरटेल ने जून में करीब 38.1 लाख ग्राहक जो है वो जोड़े हैं। वोडाफोन के घटे हैं 42.8 लाख ग्राहक, और रिलायंस के जो है करीब 55.6 लाख ग्राहक जुड़े हैं रिलायंस जियो के। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स बांग्लादेश में टीवीएस NTOR Q125 जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। टाटा मोटर्स त्योहारी सीजन में एसयूवी पंच जो है वो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। और एनएससी ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि कुछ अवैध प्लेटफॉर्म जो है इस पर हाई रिटर्न के झांसे वाले अनरेगुलेटेड जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उसको उसकी कहीं ना कहीं लालच में ना फंसे, इस तरह की चेतावनी जो है वो इन्वेस्टर्स को दी गई है एनएससी द्वारा। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए अहम खबर है। तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज रहा है भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए ढेर सारे बिगुल्स का। शुरुआत वागले साहब के साथ वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर एस्कॉर्ट्स आया है, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी। अभी थोड़ा सा बात करते करते ऊपर चला गया है मेरा। एक्चुअली मैंने 1290-87 ये लेवल पे स्पॉट किया, अभी 1296 है, 97 है। तो यहाँ से लेकर 1290 तक बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1270 का, और मुझे लगता है 1320-1325 तक के लेवल्स आज के दिन में आ सकते हैं। ओके, 1320-1325 तक की तैयारी एस्कॉर्ट्स की तरफ से आती हुई यहां पर खरीदारी करने की राय। अगला बिगुल है सचिन जी के लिए BTSG का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, शुक्रवार का जो सत्र था, हमने शुरुआत की थी IT स्टॉक्स के साथ और शुरुआत की थी L&T इन्फोटेक इस पर्टिकुलर काउंटर के साथ। आज भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 5060 के लेवल के ऊपर। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनलॉक हो रहे हैं। इंट्राडे के लिहाज से 5160 की एक्सपेक्टेशन होगी एंड पोजिशनली 5230 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। खरीदारी अभी भी करनी है L&T इन्फोटेक इस पर्टिकुलर काउंटर में 5010 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 5010 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी L&T इन्फोटेक में। 5160, 5230 तक के होंगे टारगेट आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। आइए कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है, वक्त है उनके लिए एक बिगुल का चार्ट कॉर्नर। ओके, माफ कीजिएगा, ये स्पेशल पिक का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर, क्या है आपकी स्पेशल पिक? अनिल जी, स्पेशल पिक के बाद एक बार आइएगा, एक सवाल आपके लिए भी है। तो अनिल जी, जो स्पेशल पिक वाला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को मैं और कुणाल जी नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं, 530 535 से रिकमेंड करते आ रहे हैं, और अब ये स्टॉक कंफर्टेबली 610 के ऊपर सेटल हो चुका है, काफी समय बिता चुका है। और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, ये स्टॉक भारती एयरटेल एक बड़े उछाल के लिए, अगर आप ध्यान दें तो काफी समय पहले 740 750 के जितने फॉरेन ब्रोकरेजेस इनके टारगेट आए हुए हैं। तो ये स्टॉक एक बड़ी जर्नी के लिए, उस बड़ी जर्नी के लिए तैयार हो रहा है। भारती एयरटेल है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, भारतीय एयरटेल को स्पेशल पिक बनाने की वजह यह है कि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बहुत जबरदस्त असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, जिसकी चर्चा पहले भी मैंने और राकेश जी ने की है। और इस पैटर्न का टारगेट 800 रुपए के ऊपर आता है, तो 800 के भी ऊपर जाने की क्षमता भारतीय एयरटेल में दिख रही है। लेकिन आज शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है भारतीय एयरटेल को खरीद करके रखने की। यहां पर खरीद करके चले 612 रुपए पर 612 पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 612 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट 670 रुपए का 670, दूसरा टारगेट 685 685 रुपए का होगा। तो 670 685 के दो बड़े एग्रेसिव एम्बिशियस टारगेट के लिए भारतीय में खरीदारी कराए। क्या बात है, बड़े बड़े टारगेट के लिए खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है भारतीय एयरटेल में कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। जी राकेश जी, आप कुछ पूछना चाहते थे, बताएं सर। नहीं अनिल जी, मेरी गुजारिश, अनिल जी पूछना नहीं चाह रहा। अनिल जी, अगर आप ध्यान दें, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो एनुअल डे पर वो रेस होती थी अनिल जी, तो सीटी बजती थी 1 2 3। अगर आप 3 से पहले भाग गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो मुझे अनिल जी ऐसा लग रहा है कि वागले जी जो है, ये जो पहला कॉल लेते हैं आफ्टरनून के शो पर, इसकी रिक्वेस्ट अनिल जी 2 बजे से पहले तो नहीं भेजते हैं, क्योंकि आज तो अनिल जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी रिक्वेस्ट पहले होनी चाहिए थी और आज भी वागले जी पहले आए हैं। तो अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वागले जी शायद शो से पहले अनिल जी रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अनिल जी, अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई करें आप। नहीं बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो वैसे तो वागले साहब की कॉल आपसे पहले ही आई, और दूसरी बात यह कि अगर बाद में भी आई तो वागले साहब के अनुभव का और उनके एक्सपीरियंस का सम्मान करते हुए हम पहले वागले साहब को मौका देते हैं। वागले साहब ट्रेंड सेटर है हमारे लिए, तो अगर वागले साहब पहले शुरुआत करें तो इसमें क्या है, बढ़िया है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं इस बार आज मेरी पहले जानी चाहिए, तो वागले साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो अलाउ भी कर देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, कुणाल जी और राकेश जी की कॉल आज पहले ली जाए। तो चलिए, कॉल सुपर हिट होनी चाहिए, पहले आए या बाद में आए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बाय द वे, आज बात करते थे, वागले साहब ने जब कॉल भेजा था
तब तो एस्कॉर्ट्स का दाम और भी नीचे था, 1280 के आसपास ही था। देखिए जब तक उनका नंबर आया तब तक तो 1297-98 हो गया, तो देखिए रॉकेट हो गया तब तक तो। बट एनीवे फिर भी मजबूती के साथ आगे और खरीदारी करने की राय 1320-1325 के लिए। आइए बढ़ते आगे, आशु सर भी हमारे साथ है। आशु सर बताएं अब बाजार पर अपनी राय और कोई स्प्रेड अगर आप देना चाहें निफ्टी बैंक निफ्टी पर। अनिल जी बाजार की राय तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। मिड कैप्स और उसमें अनिल जी एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल है, और वो होप में जब पिछले हफ्ते भी मैं जब स्टूडियो में था तब भी आप कह रहे थे कि नहीं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। अनिल जी वो होप ही देंगे लेकिन वो एग्जिट मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक ट्रेड यही है अनिल जी के अपने ट्रेड को मैनेज करना है, रिपेयर करना है, और बाउंस पे मतलब बाउंस बैक ऊपर हो तो रिकवरी पे बेचना ही है, क्योंकि अनिल जी मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। सिर्फ अच्छी चीज लग रही है, सिर्फ निफ्टी लग रही है, लेकिन निफ्टी के अच्छा लगने से अनिल जी कुछ होता नहीं है। आई मीन निफ्टी के कंपोनेंट्स में भी जो अगर हम बात करें तो भी जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो हमारे पास हैं, वो मतलब अगर मैं अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर मानता हूं तो अनिल जी उनमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और बैंक निफ्टी अनिल जी स्ट्रक्चरली वीक लग रहा है। मैं बैंक निफ्टी के बारे में अनिल जी एक स्ट्रक्चरली वीकनेस की आपसे बात करूंगा, और उससे पहले अनिल जी अपडेट ये है कि आईटीसी की पुट ऑन ट्रैक है, M&M फाइनेंस की पुट डबल हो गई है, L&T हाउसिंग फाइनेंस की पुट डबल हो गई है, और अभी भी इन स्टॉक्स में अनिल जी कोई मुझे ऐसी कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। मतलब अगर आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को एक ब्रैकेट में रख दें, निफ्टी को एक ब्रैकेट में रख दें, तो अनिल जी स्टॉक्स में लेड बाय मेटल्स में मतलब आप देखिए कि इतनी ट्रैपिंग हो चुकी है, नया एक्सीडेंट हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा बैन स्टॉक्स की लिस्ट में ही मेटल्स हैं। तो अनिल जी ऑल इन ऑल मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ठीक नहीं है अनिल जी, मतलब मजा नहीं है मार्केट का। अगर पहले पोर्टफोलियो से निकल जाते तो शायद उसके लिए आज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है थोड़े बहुत बाउंस बैक की, बट मुझे लगता है कि अनिल जी कोई मार्केट में अभी दम नहीं है। अनिल जी बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो मुझे अनिल जी ओवरऑल जो बैंक्स का लगता है, अगर आप ये होलसेल बैंक जिनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस है या रिटेल बैंकिंग के अंदर है, ये फिर भी स्ट्रांग है। बट अनिल जी जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल का जो मतलब डेट रिडक्शन हुआ है, जिस तरह से लार्ज कंपनीज ने डेट रिडक्शन किया है, बैंक तो चाहती है कि डेट मेरा मतलब मुझे डेट देना है और अच्छी कंपनीज को देना है। अनिल जी जिस तरह से मार्केट में आपने आईपीओ का बूम देखा है कि मतलब डेट को एक ट्रेडिशनली अनिल जी जो डेट रिडन कंपनीज है उनको जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो बाकी भी इन्वेस्टर्स हैं या उसको अच्छा नहीं मानते कि नहीं यार बहुत बड़ा डेट है इस कंपनी में, जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट बात करते हैं कि नहीं बहुत बड़ा डेट है। तो अनिल जी जिस तरह से डेट रिडक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से वो डेट कन्वर्ट हो रहा है, प्राइवेट इक्विटी एक बहुत बड़ी स्पेस है जो अनिल जी मार्केट के अंदर आ गई है, और मेजर चंक ऑफ बिजनेस प्राइवेट इक्विटी देखेंगे कितने ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज हैं इनके फंड्स आए हैं। तो अनिल जी बैंक्स का बहुत बड़ा बिजनेस रिडक्शन हो रहा है और डाइवर्ट हो रहा है अदर देन जो रिटेल बिजनेस है। तो मुझे बैंक्स में अनिल जी स्ट्रक्चरल वीकनेस लगती है, कैसे प्ले होगी क्या होगी, इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो स्टडिंग, और ये एक नई चीज मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। तो अनिल जी इस पे आप भी ध्यान देना, ये मतलब जो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बैंक्स अनिल जी स्ट्रक्चरली वीक लगते हैं। एक और चीज अनिल जी, मैं राकेश जी की एक बहुत स्टडी को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूं कि जो उन्होंने कोविड के जब वो ये तेजी बन रही थी तो उन्होंने बहुत पहले कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किए और साथ साथ किए कि ये कोविड के प्री कोविड के हाई काट रहा है। तो उन्होंने आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए और उसके बाद हमने अच्छी तेजी देखी। उसी स्पिरिट में अनिल जी आप देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, मतलब ये NBFC कंपनीज, ये L&T, ये सब अनिल जी प्री कोविड के लोज जो हैं वो प्री कोविड वाले नीचे की तरफ काट रही हैं। तो अनिल जी साइंस कोई अच्छे साइंस नहीं है। तो ऑल सेनेट अनिल जी अक्रॉस द बोर्ड जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं उनमें एग्जिट ढूंढना चाहिए, लेकिन एग्जिट बाउंस बैक पे ढूंढना चाहिए अनिल जी, क्योंकि ये जो कल और आज के पैनिक में काफी नीचे के लोस बने हैं, इसमें लेने का अनिल जी अभी मन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का मौका देख के जितना हल्का कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। आपको नीचे के जरूर मौके मिलेंगे, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे अपने स्टॉक्स के साथ। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आशीष सर की राय, जहां पर ऊपरी स्तरों पर आप करें प्रॉफिट बुकिंग और निकलने के बारे में सोचें। जिन स्टॉक्स में आप फंसे हुए हैं ये ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आईपीओ में तैयारी है ढेर सारे आईपीओ आने की, और इस बार आईपीओ में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 30 दिनों में 30 से ज्यादा, यानी कि हर रोज 1 से ज्यादा आईपीओ एक तरह से फाइल होता हुआ दिख रहा है। और अगर वीकेंड सैटरडे संडे जिस दिन सेबी की छुट्टी होती है, हमारी होती है, आप सबकी होती है, बाजार की होती है, वो निकाल दें तो हर दिन 1 से ज्यादा आईपीओ फाइल होता हुआ दिख रहा है। पूरी डिटेल्स लेकर तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए क्या है डिटेल्स। अनिल जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 30 दिनों में अगर आप देखें तो 32 कंपनियों ने DRHP फाइल किए हैं, और लगातार अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन बना हुआ है।
फिलहाल सेकेंडरी मार्केट्स आपको सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से नए DRHP फाइल्स हो रहे हैं, ये बात तो साफ है कि आगे जाकर जो नई लिस्टिंग्स होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उन्हें वॉच करना। अभी तक अगस्त के महीने को ही अगर आप देखें तो कंपनीज ने कुल 18,200 करोड़ रुपए जो है मार्केट से जुटा लिए और अब करीब 40,000 करोड़ के जो इश्यूज हैं वो आने की तैयारी में है। और जिस कंपनीज में देख रहा हूँ, जो 32 कंपनी की लिस्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिशनल तौर पर अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो है वो मार्केट से पैसा जुटाना चाहते हैं। इनमें लिस्ट में अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देने वाली कंपनीज हैं और ट्रैवल एंड लीजर जैसी स्पेस में कई सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने इंटरेस्टिंग जो कंपनीज हैं उन्होंने DRHP जो है वो फाइल कर रखा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, 32 नाम है। मैं आपके सामने जो चुनिंदा अच्छे नाम है वो सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा इशू आ रहा है पॉलिसी बाजार का, करीब 6,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमक्योर फार्मा, इसकी साइज करीब 5,000 करोड़ होगी। अदानी विलमार काफ़ी लंबे समय से अवेटेड है, ये भी भारी भरकम इशू होगा 4,500 करोड़ के आसपास का। नायका, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी इंटरनेट से ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, 4,000 करोड़ का इसका इशू होगा। और QSR स्पेस में भी अगर आप देखें तो ढेर सारी कंपनीज है, कैवेंटस एग्रो है, सफायर फूड्स हैं। तो यानी अनिल जी अब प्राइमरी मार्केट्स में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। प्राइमरी बाजार में भरपूर एक्शन, ये सारे IPO फाइल हुए हैं, जिसके बाद IPO मंजूर होंगे और मंजूर होने के बाद बाजार में उतरेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो उतरते हुए दिख रहे हैं हफ्ते 10 दिन में जो IPO, उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। रेस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा मिला था उस वक्त जब IPO भर रहे थे, लेकिन लिस्टिंग के बाद ढीले होते दिख रहे हैं। उसी में से एक IPO आज का न्यूवोको विस्तास, निर्मा ग्रुप की जो सीमेंट कंपनी है, इसकी भी ढीली लिस्टिंग होती हुई दिखी। लेकिन जैसा कि अंदाजा था 10 से 20% नीचे लिस्टिंग होने के बाद वहां पर खरीदारी के मौके होंगे, लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ भी दिखेगा ये IPO आपको। लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस होना चाहिए, ये स्टॉक्स बड़े दमदार एक्शन में आते दिख रहे हैं। किरण जी, चार्ट देखिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस के, स्टॉक 15% की मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन रहा है, इस स्टॉक के लिए अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। कोई बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं चार्ट्स पे द न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए, या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाए? नहीं अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो दीप, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से न्यू इंडिया एश्योरेंस एक अच्छी मूव दिलाता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि पिछले लगभग 10 दिनों का जो मंदी था वो पूरा का पूरा खा लिया है बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए और आपका अभी स्टॉप लॉस रहेगा 146, 10 रुपए नीचे। पोजिशनली मुझे लगता है कि एक डेढ़ हफ्ते में 165, 170 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। तो 165, 170 के लेवल्स पर रखिए नजर। न्यू इंडिया इस वक्त आती हुई और डेज हाई पर है। जी 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 दीप लीजिए। जी सर, बिल्कुल। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस मूवमेंट है सर। और जो आशीष अभी IPOs की बात कर रहे थे, 3 IPOs इंश्योरेंस स्पेस से ही आने वाली हैं और उसमें उन्होंने बात भी करी। पॉलिसी बाजार है, स्टार हेल्थ पर भी नजर है। करीब 10,000 करोड़ IPOs में आप इंश्योरेंस कंपनीज के भी आते हुए देख सकते हैं। तो इस स्पेस पर भी आने वाले दिनों में एक्शन रहेगा। पर आइए चलते हैं सचिन जी के पास, वो एक कॉल दे रहे हैं बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, सेम स्पेस से ही है। इनफैक्ट ICICI जनरल इंश्योरेंस या लोम्बार्ड जनरल का फ्यूचर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। लगभग 1480 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी फिलहाल प्लेस्ड हैं। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, हाल फिलहाल में ही इसके वीकली चार्ट पे एक ऑलरेडी रिवर्सल एस्टेब्लिश हुआ था। डेली चार्ट पे यहाँ पर एक 520 का क्रॉसओवर आ रहा है एंड प्लस इसका RSI 51 के ऊपर आ चुका है डेली स्केल पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक इंटरेस्टिंग मूव होनी चाहिए। लगभग 1510 के आसपास की इंट्राडे की एक्सपेक्टेशन होगी, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 1565 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1455 के आसपास एंड खरीदारी करनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के फ्यूचर्स में। ओके, तो एक और इंश्योरेंस स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, बढ़िया मूव्स आती हुई दिख रही हैं। ICICI लोम्बार्ड डेज हाई पर है ये काउंटर। पर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नजर रखिए इस पर। 4% ऊपर डेज हाई पर है स्टॉक इस समय। सुमित जी जरा IEX पर नजर डालें, क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? दीपांशु, मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर जिस तरह से मोमेंटम बना है, स्टॉक यहां से एक ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। पिछले 5 से 6 दिनों के हाई IEX ब्रेक कर रहा है और 415, 417 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है।
जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी बनती है। ऊपर में मेरे को लगता है कि 430 रुपए, शायद 440 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 400-405 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो जब तक नीचे में लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। 430-440 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आईएक्स में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये है वो स्टॉक जहां पर और ऊपर की तेजी के बनने के आसार नजर आते हुए दिख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा ये है वो स्टॉक जो आज है एक्शन में सुर्खियों में। एक कंपनी का एक्विजिशन करने वाले थे 420 करोड़ रुपए में। उसको लेकर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में, फंड मैनेजर्स में माहौल खराब हुआ और फाइनली कंपनी ने ऐलान किया कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। पूरा क्या है मामला बताने के लिए तैयार है देवांशी अशर। देवांशी बताइए, क्या किया था पहले औरोबिंदो ने, बाद में क्या किया, स्टॉक पर क्या एक्शन हुआ और ये सब हो क्या रहा है? बिल्कुल, आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि किस तरह से अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और साथ ही जो निवेशक हैं उसके चलते किस तरह से अब जो कंपनीज हैं वो अपने डिसीजंस में थोड़े से बदलाव ला रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, क्रोनस फार्मा ये एक कंपनी थी जहां पे कंपनी 51% की हिस्सेदारी खरीदने वाली थी। अब ये जो एक्विजिशन कंपनी करने वाली थी, इनका ये कहना था कि क्योंकि एक नया सेगमेंट है वहां पे कंपनी कामकाज करती हुई दिखेगी और इसी के चलते 51% की हिस्सेदारी खरीदने वाली थी। अब 420 करोड़ का ये एक्विजिशन होने वाला था जिसका जो टर्नओवर है वो केवल 11 करोड़ का था। तो इसी के चलते बाजार को लग रहा था, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और साथ ही जितने भी निवेशक हैं उनको लग रहा था कि ये जो एक्विजिशन है काफ़ी महंगा है। इसके साथ ही जो प्रमोटर थे जिस कंपनी में अधिग्रहण करने वाले थे उनको औरोबिंदो फार्मा के जो प्रमोटर्स हैं वो जानते हैं, तो इनडायरेक्टली ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जा रहा था बाजार में। इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा चिंता बनती हुई दिखी थी और इसी के चलते आप देखिए 12 अगस्त से लेकर अब तक करीब 20% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो ऑलरेडी औरोबिंदो फार्मा ने दिखा दी थी। तो आज फाइनली ये खबर आती हुई दिखी है वीकेंड पे कि कंपनी अब इस एक्विजिशन नहीं करेगी, ये जो ट्रांजैक्शन है उसको रद्द करती हुई दिखेगी। तो फाइनली ये नहीं खरीदेगी, ये डील आती हुई नहीं दिखेगी। इसके साथ ही जो अन्य कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा के लिए, वो अब देखिए सबसे पहले तो यही था कि अब बाजार जो अपना कैपिटल का एलोकेशन है वो किस तरह से करती हुई दिखेगी, क्योंकि काफ़ी समय से हम यही देख रहे हैं, जो एनालिस्ट है वो ये मान के चल रहे हैं कि इनकी जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होती हुई नहीं दिख रही है। तो अब इस कैपिटल की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से एलोकेशन की, इस पर नजर रहेगी। FY21 में आप देखिए जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो कंपनी है इनके यूनिट 1 को US FDA से यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस मिले हैं इसको लेके बाजार में काफ़ी चिंता बनती हुई दिख रही है और US पोर्टफोलियो में भी लगातार डी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। इनका जो इंजेक्टेबल कारोबार है यहाँ पे गिरावट देखने मिली है करीब 16% के आसपास की। तो ये सारी चिंताएं तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन आज ये पॉजिटिव खबर जरूर आई थी, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में बहुत ज़्यादा गेंस बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं जैसे कि CLS है वो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, इसके बाद टारगेट 830 का दे रहे हैं। इनका मानना है कि क्रोनस फार्मा का जो एक्विजिशन है वो कैंसिल हुआ है, ये पॉजिटिव है, लेकिन जो कैपिटल एलोकेशन कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ है। नियर टर्म ट्रिगर्स जो हैं वो इनके इंजेक्टेबल का जो पोर्टफोलियो है वो किस तरह से अनलॉकिंग करते हैं इस पर बना हुआ है। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें आज वाली जो खबर है वो पॉजिटिव है, हल्का सा पुल बैक देखने मिला, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है औरोबिंदो फार्मा पर, दूसरी चिंताएं हैं, इसी के चलते बहुत ज़्यादा गेन्स या पुल बैक आपको स्टॉक पर आता हुआ नहीं दिखा है। बिल्कुल, और इस पुलबैक में सबको बेचना ही है, किसी को खरीदना नहीं। सुबह हम इसका जिक्र शायद मेरे ख्याल से मैं सुमित जी से ही कर भी रहा था और देखिए ऊपरी स्तरों पर टिका ही नहीं, जहां खुला वहीं से एग्जिट होता हुआ दिखा है, बिकवाली आती हुई दिखी। सुमित जी चार्ट देखिए एक बार फिर से, औरोबिंदो फार्मा 683 पर। अनिल जी बिल्कुल, सुबह जो अपना डिस्कशन हुआ था सेम वैसा ही हुआ है। स्टॉक एक इंट्राडे स्पाइक दिखाया, 725-26 के आसपास तक गया और वहां से वापस से 40 रुपए 50 रुपए की गिरावट आ गई है। तो ये ऊपर में 725-30 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा और एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलेगा नहीं चार्ट्स के ऊपर, तब तक इसमें बाय करना नहीं है। कल का लो है स्टॉक के अंदर 677 का, जैसे वो टूटेगा तो स्टॉक के अंदर वीकनेस फिर और गहराएगी और फिर लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बार बाइंग इसके अंदर अवॉइड करनी चाहिए। 725-730 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही बाय मोड में आएगा, नहीं तो गिरावट देखने को मिल सकती है।
677 का शुक्रवार का लो, इस पर नजर रखें, उसके नीचे जाने पर मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस का हमने जिक्र किया, जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। ये हमारा एसआईपी स्टॉक था। एक और एसआईपी स्टॉक आज बड़ा जबरदस्त कमाल करता दिख रहा है, वो है अरविंद फैशंस। 25 जुलाई को 175 पर रिकमेंड किया गया था, वहां से लगभग एक महीने में 50% के आसपास रिटर्न, 45% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। 270 के आसपास पहुंचता हुआ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है इन्होंने। वीकेंड पर यह खबर आई अरविंद फैशंस। जरा इस स्टॉक के चार्ट पर एक बार राय ली जाए। किरण जी, चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय अरविंद फैशंस। अरविंद फैशन का चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि अरविंद फैशन का थोड़ा सा नहीं, मेरे पास अरविंद फैशन का चार्ट नहीं आ रहा है अनिल जी। सबसे क्या सारे डेटा वेटा आप बराबर ले नहीं रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? ये तो दोनों एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है, या आज आपके जी ओके चलिए। अच्छा ये बताइए, पैनल में किसकी मदद लेंगे फिर चार्ट पर? आप बताइए किसको, आपके बजाय सवाल किसको पूछा जाए, आपकी चॉइस पर। आशु जी का नाम मत लेना बस। बस बंसल जी से पूछ लीजिएगा अनिल जी। अच्छा, सबके संकट मोचक बंसल जी। अच्छा, आशु जी का नाम नहीं लेने के बजाय ऐसा नहीं कि आशु जी शॉर्ट कॉल दे देंगे, वैसा नहीं। वो चार्ट्स देखते इसलिए, चार्ट्स देखते नहीं है इसलिए बोला, आप उल्टा ना समझ जाए। अच्छा बंसल जी मदद कीजिए, किरण जी लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड। देखिए अनिल जी, उससे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो गुगली आज आपने किरण जी पे डाली है वो अक्सर मेरे पे आती है, तो मतलब कि मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने किरण जी को सही पहचाना कि उन्होंने डाटा का पैसा पूरा नहीं दिया है, तभी चार्ट नहीं आ रहा है। चार्ट पे तो अनिल जी नीट क्लीन एक क्लियर ब्रेकआउट है, नीचे में 250, 248, 250 एक बेस है, और ये स्टॉक अनिल जी सरप्राइजिंगली 290, 300 तक जाने का दमखम रखता है। बिल्कुल। और किरण जी फिर खाली फ्यूचर्स वाले डेटा मत लीजिए, कैश वाले डेटा भी सारे लीजिए, एनएससी वाले भी लीजिए, बीएससी वाले भी लीजिए। मतलब गोला बारूद पूरा होना चाहिए, इस्तेमाल करे ना करे अलग बात है, मतलब अपने पास रहे तो ताकत रहती है, चिंता न करें। आइए थोड़ी ताकत और ली जाए। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, वक्त है सदाबहार सेठी साहब से मुलाकात करने का, उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। सेठी साहब स्वागत है आपका। अब तो बाजार थोड़ा आपके मूड माहौल के हिसाब से मजबूत हो भी रहा है फिर से पिछले हफ्ते के करेक्शन के बाद में। बताएं सर, आज क्या इरादा है? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, मिड कैप स्मॉल कैप में तो पिछले वीक में एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट होने के बाद अब थोड़ा बहुत वहाँ पे बाइंग वापस से इमर्ज हो रही है। तो अनिल जी, दो स्टॉक है आज खरीदारी करने के, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बताएं सर, पहला स्टॉक आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक मेटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो कि अभी 308 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द मेटल स्पेस। वेदांता ग्रुप की कंपनी है, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक और लेड की। सिल्वर की 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सॉलिड फंडामेंटल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 25%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है 0.20 का। और जून क्वार्टर भी बहुत ही शानदार रहा है इस स्टॉक का। इस कंपनी का 1983 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 1360 करोड़ था। और मुझे लगता है जिस तरह से ये स्टॉक में अभी हाल ही में गिरावट आई है, जो ये एक डिविडेंड की जो मीटिंग पोस्टपोन करी उसकी वजह से हमने देखा एक भारी गिरावट आई। एक बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज ये जो डिविडेंड है ये देर सवेर आना ही है। और चूंकि एक तो गवर्नमेंट की भी 29% की हिस्सेदारी है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में ये जो गिरावट है खरीदारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 295 रुपए। 295 का स्टॉप लॉस, 325 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। ये बेहतरीन स्टॉक और अच्छा करेक्शन पूरा करके मजबूती के साथ ऊपर आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स मिलता जुलता जैसा वेदांता का है। वेदांता में भी आज इसी तरह से सुबह का करेगा मजबूत शुरुआत, फिर करेक्शन और उसके बाद वी शेप रिकवरी आपको नजर आएगी। हिंदुस्तान जिंक भी वैसी ही वी शेप रिकवरी देता हुआ और 325 तक के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। सेठी साहब की तरफ से पहली पिक। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक सॉलिड कंपनी है कैश मार्केट से, KEI इंडस्ट्री, जो कि KEI के सिंबल से ट्रेड होता है। ये वायर्स और केबल्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है एक डिजिटली पूरी इंडिया को कनेक्ट करने का, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में भी।
और शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23%, डेट इक्विटी रेशियो 0.16 का है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का भी कैगर जबरदस्त है, अराउंड 37% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है प्रॉफिट के लेवल पे। और जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 67 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 36 करोड़ का पैट था। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है, FIS GIS भी अराउंड 43% ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। 760 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 710 रुपए। ओके, तो 760 का टारगेट है, 710 का स्टॉप लॉस। KEI इंडस्ट्रीज और साथ ही हिंदुस्तान जिंक, 2 कैश मार्केट कॉल्स सेठी साहब की तरफ से, और दोनों पर एक स्पाइक भी आपको आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं अब अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज सुबह से ही अच्छे हैं और अभी भी देखें तो मजबूती बनी हुई है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों से ज्यादा ऊपर आपको दिखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1/4% ऊपर है। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है, 0.5% ऊपर यूरोप के बाजारों में आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। हांगकांग के बाजार बेयर मार्केट में आ गए थे, 20% ऊंचाई से गिरने के बाद आज एक रिबाउंड रहा, 1% ऊपर बंद। 1.5% की तेजी आपने चीन और साथ ही जापान में भी देखी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली अनिल जी, कच्चे तेल पर नजर रखिए सर, 3% का रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते 9% की गिरावट हुई थी, 4 महीने के निचले स्तर से एक अच्छा रिबाउंड इस समय कच्चे तेल पर आ रहा है। ब्रेंट $67 के ऊपर 3% की तेजी बनती हुई, और गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो लगभग सारे ही एसेट क्लासेस में आज पॉजिटिविटी दिख रही है सर, हमें क्या करना चाहिए? दीप देखिए, ग्लोबली तो कहीं कोई दूर दूर तक खराबी है ही नहीं, सिर्फ दिक्कत जो है वो हमारे यहाँ की है, और वो भी मतलब आज अगर हम मजबूत रहते तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन दिन के दौरान सुबह सुबह जो एक डिप मिला, फिर से एक शार्प करेक्शन जो आया दिन के दौरान ऊपरी स्तरों से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी गया, वो अनएक्सपेक्टेड था, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों तरफ के ट्रेड का फायदा लेना है, लोअर लेवल पर खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी। वो कैसे करनी है और किन लेवल्स पर करनी है वो बताएं। जो मैं आपको 2 बजे कह रहा था कि आज मेरे पास बेहद इंटरेस्टिंग डेटा है, वो पहले आपके साथ में शेयर करूं। मंथली एक्सपायरी है इस गुरुवार को, राइट, और मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में बिल्कुल पोजीशन बैलेंस्ड है। 16,500 ये है वो लेवल जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 16,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 16,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। देखिए, ट्रेड भी वही कर रहे हैं, पुट और कॉल दोनों ट्रेडर्स इसी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनाकर बैठे हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है, और वो भी मंथली सीरीज में नहीं मिलता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कम देखने को मिलता है। यानी कि दोनों तरफ के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बराबर है। मंदी करने वाले यहां से नीचे की सोच रहे हैं, तो तेजी करने वाले सोच रहे हैं कि यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एक्सपायरी तक। अब ये तो हुई बात निफ्टी की, लेकिन ऐसा कम होता है कि जिस तरह का माहौल निफ्टी में, उसी तरह का माहौल बैंक निफ्टी में भी हो। मजे की बात देखिए, बैंक निफ्टी में भी 35,000 के पुट और 35,000 के कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि वहां पर भी जो हाल 16,500 पर है, वही हाल 35,000 पर बैंक निफ्टी में भी है। कॉल और पुट राइटर्स दोनों बराबर अपनी पोजीशन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बनाकर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 तरीके से निकलता है। एक, बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में यहां से एक्सपायरी तक, पहली चीज। और 2, बड़े मूव के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं। वो मूव किसी भी तरफ आ सकता है, वो मूव किस तरफ आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पुट राइटर और कॉल राइटर, यानी कि तेजी करने वाले और मंदी करने वाले में से किसकी ताकत ज्यादा है। अब आइए थोड़ा अंदाजा लगाएं ताकत किसके पास कितनी है। 16,400 यहां पर 49 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है, और 16,600 यहां पर लगभग 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो 200 पॉइंट की ये रेंज है जिसमें बाजार को वक्त बिताना है। और जो 16,500 का निर्णायक लेवल, ताकत आजमाइश वाला, रस्सा कशी वाला लेवल जो हम कह रहे हैं, वहां 60 लाख शेयर पुट में है और 67 लाख शेयर कॉल्स में है। तो ये बराबरी का मामला है। तो जब तक आप 16,500 के ऊपर हैं, तेजी करने वाले हावी हैं, 16,500 के नीचे हैं तो मंदी करने वाले थोड़े हावी होंगे। लेकिन एक्चुअल एक्शन, बड़ा एक्शन तब आएगा जब आप 16,400 या 16,600 को किसी एक साइड निर्णायक तौर पर पार करें। अदरवाइज इस 200 पॉइंट की रेंज में भारी उतार चढ़ाव के साथ आपका कारोबार हो सकता है। और 25-25 पॉइंट दोनों तरफ एक्स्ट्रा गिन लें, 16,375,
16,625। ये एकदम क्लियर कट, इससे बढ़िया क्लियर कट वेल डिफाइंड रेंज लेवल और डेटा मिल नहीं सकते। तो मंथली एक्सपायरी पर डेटा बहुत क्लियर है, 16,375 16,625 ये रेंज साफ नजर आ रही है और इसके बीचों बीच 16,500 आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी, यही सिमिलर सिचुएशन है और बैंक निफ्टी में 35,000 के पुट और कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो है ही, और वो भी है भी कैसा डीप, देखिए दोनों जगह बराबर पोजीशन है। 35,000 के पुट पर 25 लाख शेयर है, 35,000 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर है, तो बिल्कुल ताकत आजमाइश बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा एक नॉच बैंक निफ्टी आज के लिए निफ्टी के मुकाबले में हल्का सा बेहतर दिख रहा है, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए कि 35,000 के ऊपर टिका हुआ है। तो 35,000 के ऊपर टिकने के बाद 35,200 35,300 बैंक निफ्टी के लिए हल्की रुकावट का लेवल है, और उसे पार किया तो 35,500 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। तो क्लियर कट है, नीचे 34,800 ऊपर 35,300, ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी अभी दिखा रहा है, और इस बीच में 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है। तो पूरी तरह से डेटा रेंज लेवल्स दोनों ही इंडेक्स पे एकदम क्लियर कट है। तो दो तरीके से ट्रेड बनेगा, एक कॉन्ट्रा ट्रेड उतार चढ़ाव के बीच में, और दूसरा अगर इस रेंज को किसी एक तरफ पार करता है तो बड़ी तेजी की या बड़ी मंदी की तैयारी आपके लिए होती हुई दिखेगी। फिंगर्स क्रॉस, क्या कुछ होता है दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के डेटा। बाकी बाजारों में माहौल ठीक है, लेकिन ये दो चीजें हैं। तो अगले 3 ट्रेडिंग सेशन पूरे इवेंटफुल रहेंगे, किसी भी तरफ बाजार कुछ भी बड़ा दिखा सकता है। आपकी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए, और तैयारी किस तरह से होगी, अंदाज लगाने के हिसाब से नहीं कि किधर जा सकता है, तैयारी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए कि आपको अपनी पोजीशन कितनी रखनी, जितनी कम पोजीशन रखेंगे उतना बेहतर होगा। ये बाजार के डेटा आपको बता रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बाजार के डेटा 35,000 और 16,500 इंपॉर्टेंट लेवल्स, और वहीं पर आप सबसे ज्यादा एक्शन भी बनते हुए देख रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी यहां से थोड़ी और तेजी दिखाता है या नहीं। पर आइए, हमारे एक्सपर्ट से कॉल्स तैयार हैं। पहले चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, और जो सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है बजाज ऑटो। 3675 3680 का अभी भाव चल रहा है। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक 200 डीएमए लेवल तोड़ रहा है और पिछले 6 दिनों से 7 दिनों के लोज ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बजाज ऑटो और बाकी ऑटो सेक्टर में जिस तरह से गिरावट है, यहां से बजाज ऑटो में एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। 3600 3550 ये लेवल्स नीचे में बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। 3751 का स्टॉप लॉस लगा के बजाज ऑटो में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा, और नीचे में टारगेट बनेंगे 3600 रुपए से लेकर 3550 तक के। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। बजाज ऑटो का 3650 का पुट, 3650 का पुट यहां पे 30 रुपया 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए या 11 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बजाज ऑटो वीक हो रहा है, बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। बजाज ऑटो पर बिकवाली की राय है, या फिर आप पुट भी खरीद सकते हैं, बट पॉइंट यही है कि बजाज ऑटो यहां से गिरावट के लिए हो रहा है तैयार। आइए देखते हैं चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद आ रहा है बिगुल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा भी बिकवाली का स्टॉक है, और स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, और साथ में चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन है। तो भारत फोर्ज पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, हर टेक्निकल एनालिस्ट के तर्कश में कई सारे बाण होते हैं, और एक अचूक बाण हमारे तर्कश में है जिसको आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। तो वही यहां पर चार्ट पर बनती हुई दिख रही है। ब्रेकडाउन आया है 760 रुपए के नीचे, टारगेट निकालेंगे तो 660 रुपए का बनता है, तो काफी बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। भारत फोर्ज को शॉर्ट करके चलें। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 750 रुपए पर, 750 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है। पहला टारगेट 685 रुपए का 685 का, दूसरा 670 रुपए का 670 तक की गिरावट भारत फोर्ज में देखने को मिल सकती है। ओके,
तो भारत फोर्ज यहाँ पर बिकवाली की राय आपके लिए आती हुई 750 का स्टॉप लॉस, 685 और 670 दो टारगेट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कॉल सब आने शुरू होने। बजाज ऑटो अभी तक बी लेटर तक पहुंचे हमारे एक्सपर्ट, हो सकता है थोड़ा और आगे पहुंचे, लेकिन आइए एक और स्टॉक है जो कमजोर होता हुआ दिख रहा है और उस पर मैं राय लेना चाहता हूं आशीष सर से। बी लेटर पर ही मैं भी अटकाऊं। आशीष सर, अभी एक बढ़िया गिरावट वाला स्टॉक नजर आया और वो है बायोकॉन, 6 से 7% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। कोई राय आपकी बायोकॉन पर? फार्मा स्टॉक्स एक के बाद एक वैसे भी कमजोर होते हुए दिख रहे थे, आज थोड़ा बहुत और कोएडिला ने संभाला, लेकिन अब धीमे धीमे मिड कैप फार्मा शेयरों में बिकवाली तेज होती दिख रही है। बताएं सर। अनिल जी, ये ना आज का मतलब पर्टिकुलरली जी व्यूअर्स के लिए मेरा बहुत बड़ा मिस है, क्योंकि अनिल जी आज हमने ये अपने सारे क्लाइंट्स को 350 पे सेल दिया, 360 की पुट 12 रुपए में दिलवाई, और अनिल जी बाय द टाइम शो स्टार्ट हुआ तो 342-40 आ गया, तो मुझे लगा ऑलरेडी 10 रुपए नीचे आ गया, क्या दे, लेकिन अनिल जी ये आज का एक्सीडेंट बन गया है और ये जो 333 पे खड़ा हो गया अनिल जी, मुझे लगता है तो 320-25 का भाव भी आ जाएगा और 10% मत के भी आज घट सकता है। तो अनिल जी बायोकॉन में जो आज वीकनेस दिखी है, आई थिंक अगर कुणाल जी या राकेश जी चार्ट्स पे और बता सके, क्योंकि अपना टारगेट 325 का है। और अनिल जी आपको पता है कि मेरे दो फेवरेट मतलब L&T फार्मा में NBFC और NBFC में वो फार्मा जो मैं कंपेयर करता हूँ, ये वैसे ही लेगार्ड है। और अनिल जी इस भाव पे भी ये जो ड्रॉप आ रहा है, अनिल जी अभी आप ही ने खुद बताया कि जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आ रही है, अनिल जी स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कहीं ना कहीं सब ट्रैप हो रहे हैं, मतलब मुश्किल है। मैं खुद विश होप और प्रे करता हूं कि थोड़ा सा रिवर्सल मार्केट में आए अगले कुछ दिनों में कि एग्जिट मिले, बट अदरवाइज अनिल जी सीन इज नॉट गुड। तो बायोकॉन एक और स्टॉक है जहां पर कमजोरी वाला एक्शन है। इस कमजोरी का अंदाजा सुमित जी ने शुक्रवार को ही लगा दिया था, जब मैं अभी डेटा देख ही रहा था। शुक्रवार को सुमित जी की तरफ से शॉर्ट कॉल था बायोकॉन पे, जहां तक मुझे याद है। सुमित जी जरा एक बार अपडेट दें। हाँ, 360 रुपए वाला पुट ऑप्शन आपने लेने की राय दी थी और 358 पर शॉर्ट करने की राय दी थी, 342 तक के। वाह, 342 से तो बहुत नीचे आ गया। सुमित जी क्या करें हम? बिल्कुल अनिल जी, फ्राइडे को ही हमने इसमें सेल पकड़ा था और स्टॉक वहां से वन वे डाउन है और अच्छा खासा डाउन दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से फार्मा में पिटाई हो रही है, जिस तरह से फार्मा में मार पड़ रही है, इनकी खुद की दवा इनके काम नहीं आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि बायोकॉन के अंदर अभी और पिटाई देखने को मिल सकती है। बायोकॉन अभी नीचे में 320 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को फिलहाल होल्ड करें। ओके, तो फिलहाल होल्ड करें, अभी भी शॉर्ट पोजीशन काटे ना। ये है राय आपके लिए बायोकॉन पर आती हुई सुमित जी की तरफ से। स्टॉक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और सुमित जी के सारे टारगेट भी टारगेट हिट का एक साइन सील डिलीवर्ड लगा दीजिए सुमित जी के लिए। बढ़ते आगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आशीष सर कि सारे कंपनियां जो है वो अपने कर्ज कम कर रही है, जो पैसा कमा रही है उससे बैंकों के पैसे वापस दे रही है, और अगर बैंकों को लोन देने का मौका नहीं मिलेगा तो कमाएंगे कैसे? तो आपकी ये जो धारणा है आशीष सर, इसको थोड़ा और मजबूती देने के लिए हमने एक लिंक तैयार किया, एक रिसर्च तैयार की है। हमारे साथ है मानसी दवे, बताएंगे आपको कि किस तरह से रियल एस्टेट कंपनियां अपने कर्ज को कम कर रही है। मानसी बताइए, क्या है पूरी डिटेल्स, क्या है रिसर्च? शुक्रिया अनिल सर। लॉकडाउन के बाद यानी कि कोरोना काल के बाद से लेकर अब तक की स्थिति में बता रही हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग डेटा हमें मिला है। लगातार कर्ज में कटौती होती हुई जो लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इनके डेट लेवल्स कोरोना के बाद कम होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो इनके जो मुख्य कारण हैं वो बता देती हूँ। कोरोना काल में रियल एस्टेट की ग्रोथ से डेवलपर्स को कम करने में कर्ज कम करने में काफी फायदा मिला है। घरों की मांग बढ़ने से कंपनी की आय और मुनाफे में लगातार बढ़त हमने देखी है। अब ताजा जो नतीजे आए रियल एस्टेट सेक्टर के वो भी हमने देखे कि शानदार नंबर्स भी कंपनियों ने मजबूत सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। और कोरोना की पहली लहर से अब तक लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर की कर्ज की अगर बात करें, करीब 37% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। अब एक टेबल आपके सामने आएगा जहां पर Q4 FY20 यानी कि मार्च 2020 की मैं बात कर रही हूं। हमें आपको याद होगा 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था, तब से लेकर अब तक का डेटा और उसमें कर्ज में कितनी कटौती हुई है वो समझाने की कोशिश है। DLF जहां मार्च 2020 में 5,267 करोड़ का कर्ज था,
अब 4,745 करोड़ का कर्ज है, यानी कि 11% की गिरावट है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 18,227 करोड़ का कर्ज जहां था 12,425 करोड़, यानी कि करीब 50% की कटौती इन्होंने अपने डेट लेवल्स में एक डेढ़ साल में कर ली है। फीनिक्स मिल्स यहां पर करीब 90% की कर्ज की कमी एक साल में कंपनी ने की है। और प्रेस्टीज एस्टेट तो देखिए 8,174 करोड़ का कर्ज जहां पर Q4 FY20 यानी कि मार्च 2020 में था, अब ये 2,171 करोड़ का कर्ज सिर्फ कंपनी के पास, यानी कि 277% की कटौती कंपनी अपने डेट लेवल्स में कर रही है। ठीक इसी तरह शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने भी पिछले एक डेढ़ साल में अच्छी तरीके से अपने कर्ज जो है उनमें कटौती की है। आगे के ग्रोथ आउटलुक भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियां लगातार नए लॉन्चेस में जुटी हुई हैं। मांग में बढ़त जारी रहने का अनुमान है। घरों की कीमतें जो हैं वो अब बढ़ने का भी अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। और अनलॉक और वैक्सीनेशन होने से फिर सामान्य स्थिति जो है वो अब देखने को मिलेगी। घर खरीदार बड़े घरों की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं घरों के, और जिस तरह से सेल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये बात तय है कि जो बचे कुचे कर्ज हैं वो भी कंपनी जल्द से जल्द ये तमाम कंपनियां कम करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन पिछले एक साल का जो डेटा है वो तो काफी इंटरेस्टिंग पाया हमने। ओके, तो ये है रियल एस्टेट के सारी कंपनियां अपने अपने कर्ज कम करती हुई दिख रही है। तो आशु सर, जो बात आप कर रहे थे, चलिए बैंकों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन फिर बैंकों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों के लिए तो अच्छा है। कुछ पसंद है आपको? कुछ नहीं तो आप अपना DLF ही ले लीजिए सर। अनिल जी अभी कुछ भी नहीं लेना। अनिल जी अभी बहुत मतलब अभी देखिए अनिल जी, आज भी मार्केट ऊपर है, निफ्टी हाई पे है। आपसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, आपने कहा था अगर बाजार ऊपर है तो होप हो जाती है कि स्टॉक्स चलेंगे। अनिल जी मैंने तब भी रिवर्स कहा था कि बाजार ऊपर है तो ये स्टॉक्स का ये हाल है, अगर नीचे आया तो क्या होगा। अनिल जी स्टॉक्स में मेरे पास एक स्टॉक सेल कॉल है अनिल जी, पहले मैं वो देना चाहता हूं, और बिगुल की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अनिल जी मुझे बैंक्स, रियल एस्टेट, इन सब पे आपसे बात करनी है। तो अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बेचना है, 770-71 का रेट है, इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अदरवाइज अनिल जी 770 की पुट सितंबर की 24-25 रुपए की है, वो पुट ले लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की। अभी शायद बजाज ऑटो में सुमित ने शायद सेल कॉल दी है ऑटो स्टॉक में, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा में अनिल जी सेल कॉल है। और आराम से अगर शांति से लेना है तो सितंबर की 770 की पुट ले लीजिए, नहीं तो फ्यूचर 10 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए। सो अनिल जी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल है, मैं टाइमली कवर कर लेना चाहता था। दूसरी चीज अनिल जी, बैंक्स में, ये रियल एस्टेट कंपनीज में नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड अच्छी कंपनीज में हो रहा है। और अनिल जी पैसा इतना आ रहा है, आज आप जोमेटो का देखिए, आपने देखा होगा एक पूरी स्टडी घूम रही है मार्केट में, व्हाट्सएप पे आपके पास भी पहुंची होगी कि एंकर इन्वेस्टर भी निकल गए जिन्होंने लॉसेस किए थे, जिन्होंने फंड किया था, प्राइवेट इक्विटी भी निकल गया, सारा फंडिंग पब्लिक से हो चुका है। और जितने ही आईपीओ आ रहे हैं अनिल जी, फंड रेजिंग हो रही है पब्लिक से हो रही है, बैंक से नहीं हो रही है। पुरानी अच्छी कंपनीज हैं जिनको पता है कि डेट ने उनके साथ क्या हाल किया पिछले 10 साल में, दे हैव रियलाइज्ड दे आर मेकिंग फुल यूज ऑफ दिस तेजी, और वो डेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो अनिल जी ये बैंक्स और ये प्राइवेट इक्विटी स्पेस भी जो अनिल जी जिसकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो अनिल जी मैं आपसे पूछता हूं ये तो बैंक के लिए डिसरप्शन है। बैंक्स तो ऊपर आगे भी मार्केट जाएगी, तो बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी कहां से जनरेट करेंगे, बड़ी इनकम और फैंसी इनकम कहां से आएगी। तो अनिल जी पानी वैसे रास्ता अपना ढूंढ लेता है, रिटेल बूम आएगा तो कहीं ना कहीं एसएमईज में जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन हाई रिस्क हो सकता है। बट अनिल जी मुझे बैंक्स में, मतलब मैंने बोला उसी स्टडी से जो राकेश जी की है, जो स्टॉक्स अनिल जी वो फ्यूचर HDFC, IDFC फर्स्ट और बाकी RBL, बंधन, ये सब नीचे आ रहे हैं। अनिल जी बहुत टफ टाइम्स है बैंक के लिए मेरे हिसाब से। देखिए बैंकों के प्रति आपकी चिंता, आपका कंसर्न काबिले तारीफ है। सारे बैंकर्स बड़े खुश होंगे कि आशीष जी उनके बारे में इतना अच्छा सोचते, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक पैसा देने वाले से पैसा लेने वालों की कतार हमेशा लंबी रही है, तो कभी भी लेने वालों की कमी होती नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो लेने वाला है एक बार लेने के बाद, अच्छा काम करने के बाद सक्षम हो जाए तो फिर उसके बाद वो चुका देता है। तो लोग चुका रहे हैं, वो अच्छी बात है बैंकों के लिए कि जिनको लोन दिया उनका पैसा वापस आ रहा है, नए भी तैयार हो जाएंगे। सर कहाँ चिंता, मतलब आज आप और हम नेक्स्ट जनरेशन में आ गए हैं, इसका मतलब थोड़ी पढ़ने वाले की तादाद कम हो गई। हमारे जमाने में सीए मुट्ठी भर निकलते थे, आजकल भर भर के निकलते, लेकिन उनको भी हमारे से ज्यादा सैलरी वाले जॉब्स मिलते, तो इसलिए चिंता न करें। ठीक है, थोड़ी ये बात जरूर हो सकती है कि जो क्लाइंट उनका A रेटिंग से शुरू हुआ था वो AAA रेटिंग पे पहुंच गया और अब लोन नहीं ले रहा, तो वो हो सकता है कि बढ़िया क्वालिटी के क्लाइंट्स, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा, इंडिया ग्रो करने वाला है, चिंता न करें। और बढ़िया बढ़िया बिजनेसेस आएंगे, पैसा लेंगे भी बैंकों से उधार, चुकाएंगे भी,
एनपीए भी कम करेंगे, अच्छा कारोबार भी करेंगे। लेट्स बी होपफुल ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि नए नए बिजनेसेस और लेने के लिए तैयार होंगे। हाँ, पुराने जो बिजनेसेस है जिन्होंने सीखा है, सबक लिया है कि मंदी के मार्केट में आने से पहले अगर अपने कर्ज को कम कर लिया जाए, बैलेंस शीट चुस्त दुरुस्त कर ली जाए तो वो बेहतर है। तो वो जरूर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। ढेर सारे स्टॉक्स और भी है एक्शन में, वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। आप वहां पर स्टॉक्स पर करें उससे पहले नितिन जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वक्त है नितिन जी से उनकी निफ्टी बैंक निफ्टी पर कॉल लेने का। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका। नमस्कार, बताएं सर। लेकिन जी 16,500 की कॉल ऑप्शन हमने ली थी फ्राइडे को भी, और आज उसमें 120 का टारगेट हुआ। फिर ये कॉल ऑप्शन दोबारा से मुझे 73-74 में मिल रही है, यानी ऊपर 120 जाने के बाद 73 के आसपास अभी मिल रही है। तो बेट करेंगे हम कॉल ऑप्शन पे, और 16,500 की कॉल ऑप्शन लेनी है। अगर सपोज 2 लॉट लेना है तो एक लॉट हमें 73-74 पे मिल रहा है, अभी ले लें, और एक लॉट और नीचे आती है 65 के आसपास तो ले लें क्लोजिंग में। स्टॉप लॉस सारा जो 2 लॉट लेंगे उसका स्टॉप लॉस रखना है 40 रुपए का, और टारगेट फिर से हम रखेंगे 115 से 120 रुपए का, यानी कि 16,500 की हम कॉल ले रहे हैं। सपोर्ट 16,400 पे बहुत अच्छा है, आज भी 16,400 से बाउंस हुई है, तो हम 16,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे। एक अभी लेंगे, एक 65 पे लेंगे, स्टॉप लॉस 40 होगा, टारगेट 110 से 115। ओके, 110-115 के टारगेट के लिए 16,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी में खरीदें। थोड़ा 65 रुपए पर नीचे आने पर 40 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। 110 और 115 के टारगेट के लिए नितिन जी की तरफ से खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए, सुमित जी भी तैयार है अपनी एक और कॉल के साथ। बिगुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। माफ कीजिएगा, कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। सुमित जी बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए। हाँ नहीं जी, इस बार कैश का ऑप्शन है, और वापस से मेरे रडार पे एक और एक सेल कॉल आया है, और पुट लेने का सलाह रहेगा, यानी मंदी करने का सलाह रहेगा। स्टॉक है अनिल जी 1450 का भाव है, और स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम में अनिल जी रिसेंट के लोज ब्रेक हो रहे हैं, पिछले 1 महीने के ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे आ चुका है, और ग्रासिम का स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है। आपने भी शायद इस स्टॉक को करीब मेरे को लगता है 1500 के लेवल से बिकवाली का शुरुआत किया था, तो मेरे को लग रहा है कि अब इसमें एक्सटेंडेड सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ग्रासिम में नीचे में मेरे को लगता है कि 1420-1400 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 1480 का रेजिस्टेंस है। इसके लिए ग्रासिम का पुट लेने का सलाह रहेगा 1440 वाला, जो कि 17 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1440 का पुट, नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर 5 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक का। जिस तरह से ये स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, जिस तरह से ये स्टॉक लेवल्स ब्रेक कर रहा है, मेरे को लग रहा है 1420 से 1400 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों के अंदर ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। 1440 का पुट, 30 से 40 का टारगेट होगा, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यहां पर खरीदारी करें पुट में, यानी कि मंदी करने का इरादा रखते हैं आपके लिए सुमित जी। और सुमित जी कह रहे हैं कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 16 के आसपास खरीदें, 30 से 40 का टारगेट रखें। ग्रासिम में लगातार कमजोरी होती दिख रही है। और बिल्कुल सुमित जी आपने सही कहा, 1550-60 के आसपास जब आइडिया वाला मामला बिगड़ा था तब हमने यहाँ पर शॉर्ट कॉल दिया था। तब 1500 के टारगेट दिए थे, 1530 और 1500 के वो आ गए। उसके बाद से ही लगातार कमजोरी और होती हुई दिख रही है। ये 4 अगस्त का सेल कॉल था जो हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन दीपांशु भंडारी ने ये जानकारी हम तक भेजी है। आइए बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सबको इंटरेस्ट है, सब कुछ न कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं, और इसी फील्ड में कुछ और करने का इरादा रखती है एक और कंपनी, और वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। क्या है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के इरादे, बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कारोबार है और जो मार्केट है ओवरऑल वो काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें अनिल जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी जो है अपनी पारी खेलने को तैयार हो रहा है। दरअसल यहाँ पर इनके लिए अब न्यूज़ की डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो मार्च महीना है अगले साल, उस समय से लेकर जो है ये अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स मार्केट में उतारने वाले हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में जिस तरह का 3 व्हीलर का मार्केट है, चाहे आप बजाज ऑटो को लीजिए या फिर टीवीएस मोटर्स को लीजिए, वहाँ पर
थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और कंपनी जो है इस लॉन्च के पश्चात जो इनका कार्गो सेगमेंट है वहाँ पर भी एंट्री लेगी, साथ साथ जो स्कूटर्स और ई रिक्शा जो सेगमेंट है वहाँ पर भी कंपनी का इसके बाद बड़ा फोकस रहेगा। और यही नहीं, कंपनी जो है ऑलरेडी आज से करीब 10 साल पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में एंट्री ले चुकी है, पर अब कहीं ना कहीं जैसे कि सरकार की पॉलिसीज आ रही है, स्टेट लेवल पर अलग अलग जो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी की गाइडलाइंस आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए और जो ओवरऑल मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर कंपनी जो है 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले डिवीजन में करीब 150 से 200 करोड़ रुपए निवेश करने की भी इनकी योजना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका सदर्न मार्केट्स में रहेगा, जो ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पैन इंडिया लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ये चालू करेंगे। इनफैक्ट इनकी जो ग्रुप कंपनी है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, उसका हमने देखा ही कि जो लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जो इसरो है उनसे खरीद ली है, तो उसका भी जो सपोर्ट है वो इसको इनके ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बनाने में भी काम आएगा। तो ओवरऑल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी एक और बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो है अपने कदम रखने वाली है। बिल्कुल, तो एक और कंपनी और बड़ी कंपनी, बड़े ग्रुप की बैक्ड कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में आ रही है और नजर रखिएगा आगे इन डेवलपमेंट्स को लेकर। पर अभी आशुष सर बात कर ही रहे थे कि आईपीओ मार्केट्स में क्या हो रहा है। आज की नई लिस्टिंग नोवो विस्टास, इस पर हमने देखा कि कमजोर लिस्टिंग हुई, फिर थोड़ी रिकवरी हुई, बट अभी भी अगर आप देखें तो प्रेशर में ही है, 7% नीचे। बट अनिल जी, आज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में सबसे कमजोर है जोमैटो, 130 के नीचे आते हुए दिखा। जो आशुष सर बात भी कर रहे थे, एंकर लॉक इन का 1 महीना खत्म हो गया, तो शायद वहां से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। कैसे देखें इसको सर, क्योंकि उस समय तो बढ़िया डिमांड थी, पर क्या आज वही एंकर इन्वेस्टर्स फिर हल्के हो रहे हैं? मेरे ख्याल से दीप, थोड़ा सा आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से दमदार रिपोर्ट आई थी और 225 का उन्होंने टारगेट दिया, तो लोगों को लगा कि शायद एक बढ़िया अच्छी रिपोर्ट आने का फायदा मिलेगा। जेफरीज के टारगेट 175 के हैं, लेकिन बिल्कुल सही का 55 करोड़ शेयर करीबन ऐसे हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स को मिले हैं। और आजकल आप जानते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स भी कुछ हद तक ट्रेडर ही मान लें, और ट्रेडर क्या वो भी जानते हैं कि अगर पैसा बन रहा है तो क्यों न लिया, ट्रेडर ही मान लें, और ट्रेडर क्या वो भी जानते हैं कि अगर पैसा बन रहा है तो क्यों न लिया जाए। लाइफ टाइम हाई के आसपास और अनाप शनाप वैल्यूएशन पर अगर आईपीओ आ रहे हैं और उसमें भी पैसा बन रहा है, और जाहिर सी बात है 76 रुपए का आईपीओ लगभग दुगुना है, तो एंकर इन्वेस्टर 1 महीने बाद बेच सकते हैं। सारे के सारे नहीं भी बेच रहे होंगे, जो कुछ भी बेच रहे होंगे उसका असर आपको दिख रहा है। तो हो सकता है आज और आने वाले 1-2 दिनों में, जब तक एंकर इन्वेस्टर्स की बिकवाली है, थोड़ा स्टॉक ठंडा रहे, लेकिन वही है 110 से 115 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से शायद रिकवर होता हुआ दिखे। तो थोड़ी आज सप्लाई है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, 1 महीना पूरा हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स का रूल ये है कि जब उन्हें अलॉट होता है तो लिस्टिंग के बाद 1 महीने तक वो स्टॉक को बेच नहीं सकते हैं, और उसके बाद वो बेच सकते हैं जो एंकर बुक में उन्हें मिला है। एंकर के अलावा उन्होंने आईपीओ में अगर एप्लीकेशन की है वो तो फिर कभी भी बेच सकते हैं, सेम डे लिस्टिंग के दिन भी बेच दें। लेकिन अगर आप एंकर बुक में अप्लाई करके वहां से अलॉटमेंट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 महीना होल्ड करना पड़ेगा। ये रूल है। एक्चुअली ये रूल थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1 महीने का रूल कम है। ये तो म्यूचुअल फंड है, एफआईज हैं, इंस्टीट्यूशन है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए 1 महीने का ही क्यों? अगर उन्हें इतना बढ़िया प्रिफरेंशियल मिल रहा है, ऐसे आईपीओ जो 100 गुना, 150 गुना, 50 गुना भर रहे हैं और उनको आसानी से अलॉटमेंट मिल जाते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा लंबा समय रखने वाला एक रूल तो होना चाहिए। क्यों आशीष सर, क्या कहते हैं? अनिल जी देखिए, अगर वो जिस तरह का रिस्क लेते हैं तो अनिल जी अगर वैल्यूएशन नहीं है तो 1 महीना भी नहीं टिकेगी। आज ही आपने आईपीओ देखे, जो करंट आईपीओ हैं वो लिस्ट नहीं हो रहे। तो अनिल जी आईपीओ में अगर एग्जिट मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है और लिस्टिंग के 1 महीने बाद भी अगर वो टिका हुआ है, तो अनिल जी मैं तो मानता हूं कि उस आईपीओ में स्ट्रेंथ है, इसीलिए मिल रहा है। नहीं तो अगर जिसको नहीं मिलना अनिल जी, वो 30 दिन तक वेट नहीं होगा। बट बाकी यस, जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ी एडवांटेजेस पोजीशन तो है, मतलब लॉक इन कम है, लेकिन पर अनिल जी 1 महीना ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलना तो अनिल जी वो 1 घंटे में ही समझ आ जाती है कि या 1 दिन में ही समझ आ जाती है कि एग्जिट नहीं मिलेगा। अगर 1 महीने तक ये स्टॉक होल्ड कर पा रहा है तो अनिल जी एग्जिट मिलके अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। अच्छा, आप मेरी बात से सहमत नहीं हो रहे तो मैं और दूसरी तरह से घुमा फिरा के पूछूंगा और आपसे हाँ करवाऊंगा। फिर ये है कि अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं भी एंकर बुक में लगाना चाहता हूं, मैं भी 1 महीने तक होल्ड करूंगा, तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एंकर बुक में, बताओ? अनिल जी मैं घुमा के आंसर में मैं आपके साथ सहमत हो गया।
मेरा पॉइंट सिंपल इतना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर एंकर बुक में उन्हें मिल रहा है तो फिर वो मतलब जी 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 बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, ये चीज अनिल जी उधर भी अप्लाई होनी चाहिए जो आपने बोला ना कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, तो मुझे भी जो अनिल जी विदेशी निवेशक आते हैं बाहर से, वो तो अनिल जी कम टैक्स देते हैं डेरिवेटिव इनकम पर भी और दूसरी चीजों पर भी, हम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो उसके लिए भी अनिल जी कुछ कीजिए ना। बंसल जी आता हूँ मैं दिल्ली, एक दिन मोर्चा लेके चलेंगे हम सब, आप में सब साथ में झंडा वंडा लेके नारे वारे की वो तख्तियां वख्तियां बनाई एकदम। अरे रुकिए कमा के टैक्स दे रहे हो यार, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, आप कमा के टैक्स भरे उसमें भी दुखी हो रहे हो। तो हाँ, जो कम होना चाहिए वो कौन सा वाले है आपके एसटीटी वगैरह, ट्रांजेक्शन करने की कॉस्ट कम होनी चाहिए, बाकी चीजें कम हो वो ठीक है, कमाने के बाद टैक्स देने में इश्यू नहीं। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, जिस तरह से अगर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अनिल जी मेरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने उस दिन भी आपको हाईलाइट किया था अनिल जी, स्टॉक्स का बैन में जाना। अनिल जी एक तो एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट के बाद बैन में चला जाए। अनिल जी जो रिटेल इन्वेस्टर एक बार फंस जाता है, लाइक वेदांता, अनिल जी वेदांता मुझे इस वक्त लगता है कि मोस्ट हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक है। अब कोई रिपेयर करना भी चाहे अपनी पोजीशन को अनिल जी, डेरिवेटिव एक टूल है which helps us to repair the trade also, वो रिपेयर नहीं कर पा रहे। तो अनिल जी ये बैन वाली चीज है ना, ये मुझे लगता है कि आज की डेट में और ऐसी मार्केट में अनिल जी जब ऊपर से मार्केट करेक्ट करती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती किसी ट्रेडर के पास, अनिल जी दिस इज मोस्ट डैमेजिंग। आई थिंक ये एक चीज को रिव्यू करना चाहिए, इसके पीछे जो भी लॉजिक्स है अनिल जी, क्योंकि अगर आप एंट्री में बताइए तो चक्रव्यूह में आप फंसा दिया, आप निकल नहीं सकते। निकलने का एक ही कारण है, मतलब आप चुपचाप अपना लॉस बुक करिए और चले जाइए। अनिल जी ये चीज गलत है बिल्कुल। बिल्कुल बात सही है, और इसमें दो चीजें होनी चाहिए जो मेरी राय है पर्सनल, आई डोंट नो एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन दो चीजें होनी चाहिए। पहला, इंट्राडे ट्रेड अलाउ करना चाहिए जैसा कि पहले होता था, ताकि कम से कम लिक्विडिटी बनी रहे। सिर्फ पोजीशन काटने का जो अलाउ किया जाता है वो पहले वाला रूल वापस आ जाए कि जहां इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हैं, ताकि काउंटर पर लिक्विडिटी बनी रहे, किसी को भी खरीदना बेचना हो तो खरीद बेच सकते हैं। पहली चीज वो होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर एक्सपायरी के दिन तक स्टॉक बैन से बाहर नहीं निकलता तो कम से कम लोगों को अपनी पोजीशन अगले सीरीज में रोल ओवर करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऑप्शंस तो आपके गल जाएंगे मान लिया, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर्स की पोजीशन अगर आपकी कोई खड़ी है तो कम से कम फ्यूचर्स की पोजीशन आप अगले सीरीज में रोल ओवर कर पाए बिना किसी पेनल्टी के, वो होना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें भी वापस से कर दी जाए, पहले वाले रूल वापस से ले आए जाएं, जहां पहले होता था ये, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मार्च 2020 में जिस तरह से मारकाट मची और बहुत सारे स्टॉक्स बैन में गए, काफी गिरे, उसके बाद रूल्स जो बदले हैं, उसके बाद ये जो रूल्स में बदलाव हुआ है, ये दो रूल्स अगर कर लिए जाए। और इसके साथ ही आशु सर एक चीज और भी होनी चाहिए जो मैं सोचता हूँ कि आमतौर पर बड़े स्टॉक्स में आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड होते हैं कैश मार्केट में, ऐसा ही एक प्री ओपनिंग सेशन का ट्रेड एफएनओ के सारे स्टॉक्स के लिए भी होना चाहिए, ताकि एक बढ़िया प्राइस डिस्कवरी एफएनओ के स्टॉक्स, स्पेशली रिजल्ट सीजन में काफी स्टॉक्स बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलते हैं, पहले शुरुआती 1-2 मिनटों में बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अगर प्री ओपनिंग सेशन एफएनओ स्टॉक्स में, एफएनओ स्टॉक्स लिक्विड है, बड़े स्टॉक्स हैं और आमतौर पर इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन पूरा है, तो सिर्फ कैश में उल्टा वॉल्यूम कम होता है। एफएनओ में अगर प्री ओपनिंग सेशन होने लगे तो प्राइस डिस्कवरी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखेगी। तो अगर ये तीन चीजें हो जाए तो कहने ही क्या, बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आइए बढ़ते आगे। तैयार है सचिन जी अपने बीटीएस डबल टी के साथ? बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं, जिस तरीके से रिबाउंड हुए हैं इंट्राडे स्केल पे एंड जिस तरीके से डेली चार्ट्स यहाँ पर शेप अप हो रहे हैं, तो मेरी नजर है एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर पे, जिस तरीके से इसने 5 दिनों से अपना एक लो मेंटेन किया हुआ है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, डिस्पाइट वोलेटिलिटी इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग आई नहीं है। तो मुझे लग रहा है जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है अराउंड 1535 के ऊपर, मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव इसमें अनलॉक होनी चाहिए। सो 1565 के टारगेट के लिए यहाँ पर बीटीएसटी करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर फ्यूचर में स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1510 के आसपास, खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। ओके, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करें। और जिस समय बैंकिंग शेयरों के और बैंक निफ्टी की डिस्कशन हो रही थी उस समय ऑडियो म्यूट था सचिन जी का, जो कुछ भी आशु सर ने कहा उन्होंने सुना नहीं, और अब जब वो कह रहे हैं तो आशु सर का ऑडियो म्यूट है, उन्होंने कुछ सुना नहीं। 1505 ऐसा मैं मान रहा हूं, आई डोंट नो था या नहीं था, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है 1565
ये है टारगेट HDFC बैंक में खरीदारी करने का। अगला बिल्कुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा एसटीबीटी होगा। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा बेचे 770 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया, अभी 769 68 के आसपास है। मुझे एक 750 तक की डाउन साइड मूव दिखाई दे रही है। आपका स्टॉप लॉस 777 का होना चाहिए। एक 8 से 9 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द डाउन साइड एक 15 से 17 रुपए मिलने चाहिए। 750 का मेरा टारगेट है, जो मुझे लगता है कल आना चाहिए। तो ये है आपके लिए M&M यहां पर बिकवाली करने की राय। अभी M&M बिकवाली करने की राय आशु सर ने भी दी थी 770 के आसपास और 768 के आसपास तकनीकी तौर पर राय आती हुई दिख रही है वागले साहब की तरफ से भी। वागले साहब, आशु सर की तरफ से आप धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार कर लें। ये है आपके लिए भी आती हुई एक्शन पूरी की पूरी तरह से। इस वक्त स्टॉक पर राय M&M कमजोर नजर आ रहा है। ये है स्टॉक जिस पर फोकस आपको करना है। आइए थोड़ी देर में आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। बैन की बात चल रही है तो देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैन में आने और जाने को तैयार हैं। बैन लिस्ट में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। 6 स्टॉक मेरे ख्याल से बैन में है और आशीष भी तैयार है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आशीष के पास। बताएं आशीष, पहले तो बैन लिस्ट में से कोई बाहर निकलने की तैयारी? बिल्कुल अनिल जी, फिलहाल अगर आप देखें तो 6 स्टॉक बैन में है। 6 में से 2 स्टॉक ऐसे जिनकी पूरी संभावना हो गई है, पूरी उम्मीद है कि स्टॉक जो है बैन से बाहर आएंगे। पहला नाम आता है वेदांता। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है अब 80% से घट गई है, 79.2% हो गई है। तो वेदांता जो है बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो PNB, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 78.77% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो वेदांता और PNB ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पूरी उम्मीद है कि स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएंगे। स्लाइड चांसेस है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, बॉर्डर लाइन के आसपास चल रहा है। नाल्को यहाँ पर अगर आप देखें तो 80.7 यानी 81% के आसपास आप समझ लीजिए मार्केट वाइड पोजीशन में चल रही है फिलहाल। तो नाल्को की थोड़ी संभावना है। वेदांता और PNB ये तो पक्का बैन से बाहर आ जाएंगे। ओके, नाल्को शायद आ जाए, वेदांता PNB पूरी संभावना बैन से बाहर निकल जाए। तो ये है। तो जो आशीष सर आप कह रहे थे कि वेदांता वो स्टॉक है जिसमें लोगों को मौका नहीं मिल रहा है अपने ट्रेड को रिपेयर करने का, शायद बैन से बाहर आने के बाद अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में मंगल, बुध और गुरुवार को ये मौका मिले। अगर आज बैन से बाहर आ जाता तो अच्छा आशीष, किसी के एंट्री होने की संभावना? अनिल जी, 4 नाम है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जिनकी अगर आप देखें तो 95% के मार्क को क्रॉस कर गई हैं। सेल यहाँ पर देखिए 112% हो गए हैं, तो 100% पूरी प्रोबेबिलिटी के स्टॉक बैन में आएगा। दूसरा नाम है कैडिला, 106% चल रही है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आइडिया 104% है काफ़ी समय के बाद, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और चौथा नाम है यहाँ पर अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स का फिलहाल 99% है। फिर से बता देता हूँ, सेल, कैडिला, आइडिया और एस्कॉर्ट्स, ये 4 स्टॉक ऐसे अनिल जी जिनकी फ्रेश एंट्री होगी। तो सेल और कैडिला तो आज ही बाहर आए थे घूमने के लिए, एक दिन के लिए। आज वापस से अंदर चले जाएंगे। आज बाहर निकले थे दोनों और एक दिन के बाद फिर से अंदर। कैडिला और सेल ये दोनों हो गया। तीसरा फिर आपने बताया वोडाफोन आइडिया, फिर से वो खबरें आ रही कि इनका कोई FDI प्रपोजल मंजूर हो सकता है। ये जब भी खबरें आती तब फिर से ये बैन में घुस जाता है। और एस्कॉर्ट्स, ये स्टॉक मजबूती के साथ एक्शन में, यहाँ पर भी कुछ न कुछ बाजार में चर्चाएं चल रही कि कुछ स्टेक सेल्स रिलेटेड या कुछ न कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं कंपनी को लेकर, और ये स्टॉक लंबे समय बाद। एस्कॉर्ट्स आमतौर पर बैन में जाता नहीं है, बैन में रहता नहीं है, आता नहीं है, लेकिन एस्कॉर्ट्स इंटरेस्टिंग होगा बैन में जाना। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो बैन में जाएंगे। 2 या 3 बाहर निकलेंगे, ज्यादा संभावना तीनों निकल जाए। नेल्को भी निकल जाएगा, 81% के आसपास है, तो पूरी संभावना है वेदांता और ये बाकी स्टॉक्स बैन से बाहर निकले। आइए, जिन लोगों को भारतीय बाजार को लेकर बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है, बड़ी निराशा है, उन लोगों को बताने के लिए सिर्फ कि एक अच्छी बात यह है कि भारतीय बाजार बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम हमारे अंदाज से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि डेटा के साथ, रिसर्च के साथ आपको बता रहे हैं। और ये सारी रिसर्च है वरुण दुबे के पास। वरुण, हमारे बाजार सबसे बढ़िया है? डेफिनेटली अनिल जी, गिरावट में सबसे कम गिरे हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया हमारे बाजार है, एटलीस्ट इतना तो मानना पड़ेगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में तो सबसे कम गिरे हैं। और अगर वर्ल्ड ओवर मार्केट देखें, भले आप US के मार्केट्स और UK के मार्केट से भी कंपेयर करेंगे,
तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हमारे हैं, तो इतनी भी चिंता की बात नहीं। और ये मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, निफ्टी सेंसेक्स जैसे ब्रॉड इंडाइसेस जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में भी अगर आप मेजर करने जाएंगे तो शायद हमारे मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी बाकियों में आई है। लेकिन चलिए कंपैरिजन अगर मैं आपको बता दूं तो इमर्जिंग मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई या 52 वीक हाई से हमारे मार्केट में करीब 1.3% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि बाकी मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 5% से ज्यादा की गिरावट हर जगह देखने मिली है। इंडोनेशिया, कोरिया, शंघाई, ताइवान, ब्राजील सब में देखिए आप करीब 6 से 10% के आसपास की गिरावट हुई है। हांगकांग का मार्केट तो इनफैक्ट बेयर फेज में भी चला गया था, थोड़ी देर पहले दीप ने भी बताया 19% के आसपास की गिरावट यहाँ हुई है। और MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को आप देख लीजिए, वहां भी करीब 16% के आसपास की तगड़ी गिरावट जो है अपने लाइफ हाई से हुई है। तो हमारे मार्केट ने बाकी इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए यूएस के मार्केट्स लगातार लाइफ हाई बना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां भी गिरावट देखने मिली थी। S&P नैस्डैक जो है अपनी लाइफ हाई से करीब 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं, हमारा मार्केट 1.3% गिरा है। लेकिन FTSE, डाउ, डैक्स, कैक्स को देख लीजिए, करीब 1.5 से 4% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली। और जापान का मार्केट 10% के आसपास की गिरावट जो है हाई से इस मार्केट में देखने मिली है। तो बाकी अगर आप ग्लोबल मेजर मार्केट्स के मुकाबले भी देखेंगे तो हमारे मार्केट का प्रदर्शन कुछ खराब नहीं है। ग्लोबली सेल ऑफ देखने मिल रहा है तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है भारतीय बाजारों में भी देखा गया है, लेकिन हाँ बाकियों के मुकाबले कम। ओके, बाकियों के मुकाबले कम गिरे हैं हम वरुण, लेकिन उसके बावजूद हमारा मूड माहौल खराब क्यों है फिर? अनिल जी, हो सकता है हम दूसरों को नहीं देख रहे हैं ना, अगर दूसरों को देखेंगे तो समझ में आ जाए कि अरे हम तो बच गए। ये एक्चुअली है ना, ये क्या है आजकल के जनरेशन में दूसरों को देखने की आदत, हमारे जनरेशन में ये बहुत होता था। जैसे क्या है, लाइट चली गई तो हम सबसे पहले बाहर निकल के देखते थे सबकी गई कि अपनी गई खाली, और जब पता चलता था सबकी गई है तो मतलब दुख होते ही था, उल्टा खुशी होती थी कि चलो सबकी गई अपनी भी गई तो कोई टेंशन नहीं है। तो कभी कभी दूसरों को भी देख लेना चाहिए। आशीष सर, दूसरों को देखने के बाद आप में थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि चलो हम सबसे कम गिरे हैं? नहीं अनिल जी, ये जो हमारे वाला केस है ये दूसरों के देख के कंफर्ट लेने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देख के दुख होने वाला है। अनिल जी, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, ये इंडेक्स में नजर नहीं आ रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 30% ड्रॉप इन मिड कैप प्राइसेस टेक्स अवे 70% ऑफ योर प्रॉफिट्स व्हिच यू हैव अर्न्ड इन द पास्ट। तो अनिल जी, ये बहुत ही सॉरी स्टेट होती है और ये हर बार होती है। अनिल जी, मैं कितनी बार चार बोल रहा हूँ, मैंने फोमो वर्ड यूज किया, इस बार की तेजी डिफरेंट है, इस बार की फंडामेंटल डिफरेंट है, इस बार का पार्टिसिपेशन डिफरेंट है। अनिल जी, मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप फेयर वैल्यूएशन की बात करें तो अनिल जी इंडिया बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मैं मानता हूँ कि 10% एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मुझे डर यूएस मार्केट से है। वो अनिल जी मतलब उसकी फेयर वैल्यू देखी जाए, अदर ये जो लिक्विडिटी आई है उसकी वजह से 30% एक्सपेंसिव है। तो अनिल जी, उस 30% में अगर 10% भी करेक्शन डाउ में आ गई तो आप ही सुबह 8 बजे की कमेंट्री डाउ को देख के जब बोल रहे होंगे तो यहाँ की मार्केट की हालत क्या होगी। सो अनिल जी, इंडिया से मुझे मतलब रिस्पेक्टिव इंडिया से डर नहीं है। मतलब अदर देन जो फ्रॉड थी जो मिड कैप्स में था, जो मतलब लास्ट 3 महीने के अनिल जी जो रियल पेन है ना, लास्ट 3-4 महीने के इन्वेस्टर से पूछो जिन्होंने नया एंट्री किया और लास्ट ईयर पैसे नहीं बनाए हैं। अनिल जी, इनको देख के जो नए लोग आए हैं उनके सारे पोर्टफोलियो पहले 10 एंट्री में 9 के लॉस है। तो अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से मुझे कंफर्ट नहीं है, मुझे डिस्कंफर्ट जो अभी भी है कि कहीं यूएस मार्केट में जो करेक्शन आ गई, जो मैं मानता हूं कि 25-30% एक्सपेंसिव है, 10% भी आ गई तो इंडिया इफेक्ट क्या होगा? इंडिया ऑन इट्स ओन अनिल जी 10%, अगर इंडिया में 8-10% की करेक्शन आ जाए तो बहुत हेल्दी मार्केट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिड कैप की जो करेक्शन अनिल जी वो बहुत पेनफुल है। ओके, वो तो ठीक बात है। देखिए, लाइफ टाइम हाई पर किसी ने तो खरीदना ही है और लाइफ टाइम लो पर किसी ने तो बेचा ही होगा। तो कुछ न कुछ तो ऐसा रहेगा, किसी के हाथ में तो बैटन रह ही जाएगा। आखिर में म्यूजिकल चेयर है, कोई न कोई तो रहेगा ही। तो अब ये तो होना है, बस आप ना हो उतना ध्यान में रखें, इतना ख्याल रखें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। आइए, 16,500 के आसपास ही वक्त बिताता हुआ और बंद होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। आखिर के 15 मिनट बचे, देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज के सेशन में और यहीं से खरीदारी और बिकवाली के पूरे आपके लिए आसार बनते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जहां पर कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूं किरण जी से भी थोड़ी बहुत कमजोरी की बात की जाए। किरण जी, जुबिलेंट फूड पिछला हफ्ता मतलब इसके लिए गोल्डन था, ड्रीम पीरियड था, अच्छा भागा भी। अब 3800 से फिर आया 4% की गिरावट के बाद। एक नॉर्मल करेक्शन के तौर पर माने कि जोमेटो, देवयानी, जुबिलेंट फूड, ये सब नए जमाने के शेयर आज सारे के सारे ढीले हैं, इसलिए अपने सेक्टर के साथ ये भी साथ दे रहा है अपने दोस्तों का। नीचे में खरीदना है या शॉर्ट करने का वक्त आ गया है?
अनिल जी, शॉर्ट करने का अभी टेक्निकली कोई पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, और आज जो गिरावट आ रही है उसमें वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सप्लाई आ रहा है नीचे में। बिल्कुल आपको खरीदी की अपॉर्चुनिटीज मिल जानी चाहिए, पर नीचे में इमीडिएट का जो सपोर्ट है वो लगभग 3650 के आसपास आ रहा है। 3650 से लेके 3600 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे अगर आता है तो उधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। पर इधर अभी लेना भी नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन आया है वो वर्टिकल है, तो थोड़ा सा हायर टॉप हायर बॉटम इंट्राडे चार्ट्स पे होने दे और टाइम करेक्शन होने दे, क्योंकि हमने वर्टिकल रैली लगभग 3000 से 4000 तक देखी है, तो थोड़ा सा टाइम बिता है ये स्टॉक तो और भी हेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन भी होने दीजिए, पर जुबिलेंट फूड में है कमजोरी। दूसरी तरफ इन्फो एज पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। अभी पॉलिसी बाजार की आईपीओ की बात चल रही है, शायद उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, बट जुबिलेंट फूड 4.5% नीचे, डेज लो पर है, उसके सामने इन्फो एज 2% ऊपर, डेज हाई पर है 5500 के जस्ट नीचे। सुमित जी, इन्फो एज पर व्यू दें, क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? दीपांशु, इन्फो एज के अंदर अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक किया है, तो मेरे को लग रहा है फ्रेश बाइंग तो एक बार वेट करें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें 5390 ये स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में स्टॉक के अंदर इस रैली के अंदर 5550 से 5600 तक का मूव देखने को मिल सकता है, और 5600 के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। फ्रेश बाइंग अवॉइड करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 5550 5600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दीपांशु, यहाँ पे एक बिगुल का रिक्वायरमेंट है, एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है। बिल्कुल, चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मैं सेल का कॉल देने वाला हूं। सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है, और पहले जो मैं पुट बता देता हूं, स्टॉक बता देता हूं कौन सा मैं देने वाला हूं, क्योंकि स्टॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिल रहा है। तो जो सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है बंधन बैंक, और बंधन बैंक का 260 का पुट अभी चल रहा है ₹2.80। अब मैं बताता हूं रीजंस। देखिए, बंधन बैंक एक वीक काउंटर है। बंधन बैंक में कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है, रिसेंट के लोज ब्रेक हो चुके हैं, और कंटिन्यूसली पिछले 5-7 दिनों से दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक में यहां से नीचे में 255 रुपए 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे बंधन बैंक से बंधन तोड़ने का समय है। 255 से 250 के टारगेट्स होंगे, और 280 का ऊपर में स्टॉप लॉस होगा। जब तक 280 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा नहीं, तब तक बंधन बैंक में लॉन्ग खड़ा नहीं करना है, और शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करना है, और स्टॉप लॉस लगाना है 280 का। 255 250 के टारगेट्स ऑप्शंस के जरिए 260 का पुट अभी ₹2.75 ₹2.90 जो मैंने कहा था उस रेट पे लेने का सलाह था। अभी आप देखिए ऑलरेडी उसके अंदर मोमेंट आ चुका है, ₹4 के आसपास अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने लिया है उनका टारगेट है ₹7 से लेके ₹9 तक का। ऐसे चढ़ के अब वापस से उस पुट के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिल रहा है। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा जंप क्यों आ रहा है, लेकिन उसके अंदर टारगेट्स बनेंगे ₹7 से लेके ₹9 तक के बंधन बैंक के 260 के पुट के अंदर। ओके, तो यह है आपके लिए बंधन बैंक पर बिकवाली की राय। डेज लो पर आते हुए दिख रहा है काउंटर इस समय। बैंक निफ्टी हल्का पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक की तरफ से थोड़ा सपोर्ट है, थोड़ा एसबीआई मूव कर रहा है, बट बैंक्स की स्थिति आज थोड़ी कमजोर दिख रही है, काफी सारे बैंक्स पर दबाव है। आइए जाने क्या करके जाना चाहिए आपको इंडेक्स पर क्लोजिंग से पहले। चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, भारतीय बाजार में तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, बट आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए, अब फिर से स्ट्रेंथ में आ रहा है। 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स बंद होने के लिए तैयार है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। यूरोप में 0.5% की तेजी है। कच्चा तेल अब 3.5% ऊपर है, तो फ्रेश खरीदारी आ रही है। गोल्ड और सिल्वर में भी आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा 1.25% से बढ़कर अब 1.28% तक आई है, और आज बिटकॉइन ने 50,000 का स्तर लंबे समय बाद क्रॉस भी किया है। सर, तो मार्केट्स में तो एक्शन बना हुआ है, हमें क्या करके जाना चाहिए? वो अजीत की पिक्चर रही थी ना, उसमें वो था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन वाले टैंक में बंद कर दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। वैसा ही हाल है। ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो आपसे मंदी होगी नहीं, और बाकी हमारी स्क्रीन देखोगे तो तेजी होगी नहीं। तो दीप, बड़ा मुश्किल भरा माहौल है। बेहतर है कि ऐसे मुश्किल भरे माहौल में पोजीशंस को ओवरनाइट कम रखें, पहली चीज, और अगर रखनी है तो दोनों तरफ प्रॉपर हेज रहें। 16,500 के आसपास बंद हो रहा है निफ्टी।
अब या तो आप 16,400 के पुट के साथ या 16,000 अगर लॉन्ग है तो 16,400 का पुट खरीद कर चलें, शॉर्ट है तो 16,600 का कॉल खरीद कर चलें, क्योंकि ये 200 पॉइंट की रेंज में जिस तरफ कहीं बाहर निकलेगा और 25-25 पॉइंट गिन लीजिए, 16,375, 16,625 ये दो आपके गोल पोस्ट हो गए। इसके बाहर एक्सपायरी के पहले किसी तरफ निकलेगा तो बाजार का मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा। ग्लोबली कहीं कोई समस्या है नहीं। आज के डेटा देखते हैं कि क्या पुट कॉल रेशियो पर आप ओवरसोल्ड होते हैं, क्या एफआईज की बिकवाली या खरीदारी के आंकड़े आते हैं, बाकी क्या कुछ होता है वो देखते हैं, वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। फिलहाल जो डेटा अच्छा ग्लोबल भी इसलिए कि आप देखिए शुक्रवार के सेशन में आप 150 पॉइंट नीचे देख रहे थे डाउ फ्यूचर पर, और डाउ फ्यूचर बंद कैसे हुए 225 पॉइंट ऊपर, यानी कि लगभग 450 पॉइंट का गैप हो गया एक तरह से जो आप सोचे थे उससे। सिमिलरली आज 150 पॉइंट ऊपर है। अब पता नहीं डाउ एग्जैक्टली कैसा होगा, क्योंकि आजकल वहां पर भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ हुई तो कम से कम पोजीशन रखें। आप अपनी पोजीशन को हल्की कर लें, प्रॉफिट लॉस ज़्यादा ना हो तो कम रखें। ओवरनाइट रिस्क रखने के बजाय बेहतर है बाजार खुलने के बाद रेंज के किसी एक सिरे पर आए, रेंज के बीचों बीच में, इसलिए पोजीशन कम रखने की राय। और फिर भी अगर किसी की है और रखना चाहें तो आप अपने आप को प्रॉपरली हेज कर लें। सिमिलर सिचुएशन आपके लिए बैंक निफ्टी की भी है। 34,800 का पुट, 35,300 का कॉल, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप अपने आप को हेज करके चलें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जी दी बिल्कुल, तो हेज जरूर करके चलें। थोड़ी रेंज आपके लिए अनिल जी ने क्लियरली डिफाइन कर दी है। 16,500 और 35,000 दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसके आसपास की रेंज अब आपके लिए बाजार की सेट है। इंडेक्स लेवल पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स ने आज फिर से अंडर परफॉर्म करा है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सुबह से एक्शन दिख रहा है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहा। दो स्टॉक्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और टीसीआई एक्सप्रेस इन पर्टिकुलर यहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी है। सचिन जी राय दें अपनी जरा, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर 9% ऊपर ये काउंटर क्लोज होने के लिए तैयार है, करीब डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हमने अराउंड 830 के प्राइस टारगेट की बात की है, तो मुझे लग रहा है वो अचीव होने के बाद लगभग 940 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट अगर इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हुआ था पिछले महीने में, उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। तो डेफिनेटली किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए 710 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये है राय आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर। और टीसीआई एक्सप्रेस भी एक और काउंटर है जो सुबह से तेजी में रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आज सिमी जी की 10 की कमाई का आइडिया था, 4% ऊपर है। किरण जी, कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है इसमें? बीटीएसटी कॉल दिखती है सर इस पर? देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल के चार्ट देखते हैं तो अच्छा खासा बाउंस बैक तो देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 1050 का लगाना चाहिए। और पोजिशनली मैं मानता हूँ 1150, 1160, 1170 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो नजर रखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर, आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। इस बीच फाइनेंशियल्स पर वीकनेस आ रही है। बंधन बैंक पर अभी सेल कॉल आया है सुमित जी की तरफ से। बागले साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस पर क्या करें? 2700 से काफी बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया है काउंटर पर। 2550 के लेवल्स के करीब 3.5% नीचे आज पीरामल। और थोड़ा डाउनसाइड दिखता है, 2500 का इसका टारगेट है, लेकिन मैं बाय करने की तो सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो पीरामल एंटरप्राइजेस पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी वीकनेस इस काउंटर पर आती हुई दिखिए। इंडियाबुल्स हाउसिंग भी 3% नीचे आपको दिखेगा। आरबीएल बैंक एक और काउंटर फाइनेंशियल पैक से जहां से वीकनेस दिखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दो ऑन द अदर साइड, यहां पर आपको इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिखा है। 2% ऊपर बीईएल। कुणाल जी, बीईएल पर कोई राय सर 175 के लेवल पर? देखिए दीपांशु, चार्ट पर अगर आप देखें तो बीएल में हमने एक अच्छा मूव आज आते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि दीपांशु चार्ट ठीक ठाक है। केवल एक रेजिस्टेंस सामने नजर आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस 178, 179 के आसपास है। 179 का लेवल पार हुआ, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, फिर जरूर इसमें एक आपको बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 179 का ब्रेकआउट आने पर खरीदारी करें, और एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 170 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 170 का स्टॉप लॉस आप जरूर रख के जाएं।
वागले साहब, हैवेल्स पर कोई फाइनल वर्ड सर? 2% ऊपर क्लोज हो रहा है। किसी ने अगर आज पोजीशन ली हो, क्या करके जाना चाहिए? पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें सर? वागले साहब, सवाल आपसे था हैवेल्स पर सर। ओके, वागले साहब के साथ कनेक्शन फिर से ठीक करेंगे, पर आइए तब तक क्लोजिंग के रेट्स आ ही गए हैं तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 16,500 के जस्ट नीचे या उसके आसपास जो अनिल जी कह रहे थे अहम लेवल है निफ्टी के लिए, और 35,000 के ऊपर निफ्टी बैंक, तो दोनों अहम लेवल्स के करीब ही आपको क्लोजिंग आती हुई दिखेगी जहां तक इंडेक्स का सवाल है। वैसे तो आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं इंडेक्स पर काफी उतार चढ़ाव रहा है, और जिस तरह से मॉर्निंग में शुरुआत हुई थी वहां से हमने ऑफकोर्स गिरावट भी देखी है। पर नेवरदलेस IT स्टॉक्स एक बार फिर से बाजार को सहारा देते हुए नई डील विन पर HCL टेक्नोलॉजीज 4% ऊपर, TCS नए रिकॉर्ड हाई पर 2% की तेजी, साथ ही टेक महिंद्रा में भी थोड़ी खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, HDFC बैंक और इन्फोसिस यहां पर भी हल्की खरीदारी हुई है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। पर उसके सामने गिरावट आई है ग्रासिम 3%, अदानी पोर्ट्स करीब 2.5%, M&M, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स वीक रहे आज। टाटा कंज्यूमर और ITC यहां पर भी गिरावट, साथ ही एशियन पेंट्स इस पर भी कमजोरी, IOC और BPCL यहां पर भी दबाव, एक्सिस बैंक यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। निफ्टी से ज्यादा कमजोरी आपको बैंक निफ्टी पर आती हुई दिखी, और उससे ज्यादा कमजोरी कुछ हाई बीटा फाइनेंशियल काउंटर्स पर थी। बंधन बैंक, RBL बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेस, इन सभी स्टॉक्स पर वीकनेस दिखी। इंडिया बुल्स हाउसिंग, M&M फाइनेंस यहां पर भी आपने गिरावट बनती हुई देखी है। इसके अलावा बायोकॉन वायदा कारोबार का टॉप लूजर 6% नीचे बंद होते हुए ये काउंटर दिख रहा है। जुबलेंट फूड इस पर 4% का ब्रेकडाउन, भारत फोर्ज इसमें वीकनेस, स्ट्राइड्स फार्मा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ग्रासिम, बर्जर पेंट्स, एस्ट्रल यहां पर एक्स डिविडेंड भी था ये काउंटर, नवीन फ्लोरिन और साथ ही PI इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, फेडरल बैंक और ग्लेनमार्क फार्मा कुछ और स्टॉक्स जहां पर वीकनेस दिखी। स्ट्रेंथ एस्कॉर्ट्स 5% ऊपर, इसके साथ ही माइंट्री 4.5% की तेजी, कैडिला जाइकोविडी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है उस पर एक्शन दिखा। L&T इन्फोटेक, माइंट्री, हैवेल्स, इन्फोएज, बालकृष्णा, वेदांता, बजाज फिनसर्व, कोफोज और ICICI लोम्बार्ड कुछ और एक्टिव काउंटर्स रहे आपके लिए। नोवोको विस्टास आज की लिस्टिंग कमजोर लिस्ट हुई, तकरीबन 15-16% नीचे, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ काउंटर, बट आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग के समय 7.5% नीचे है। 570 के इशू के प्राइस के सामने 530 के करीब इसकी क्लोजिंग हो रही है। जोमैटो एंकर लॉक इन 1 महीने का खत्म हुआ, 8% नीचे ये काउंटर भी क्लोज होते दिख रहा है। पर उसके सामने आपने देखा है इंडिगो पेंट्स, जो भी अगेन रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में से एक है, अच्छी तेजी के साथ ये काउंटर क्लोज हो रहा है। सर्किट न्यू इंडिया एश्योरेंस पर 20% ऊपर ये काउंटर, हैट्सन एग्रो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वेल्सपन, TCI एक्सप्रेस और साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कार्बोरेंडम और लिंडे इंडिया कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने बनती हुई देखी है तेजी। तो अनिल जी, ऑल एंड ऑल एक्साइटिंग डे रहा जहां तक बाजार का सवाल है, और इंडेक्स लेवल पर तो हमने देखा कि काफी सारी मूव्स आती हुई दिखी, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स की आप बात कर रहे थे वो होल्ड करते हुए दिखे। बट सर, बाजार की बात तो है ही, आज हमारी टीम मुझे बता रही है कि एक इंटरेस्टिंग डे है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप मुंबई और महाराष्ट्र में हैं। आज सर वर्ल्ड वड़ा पाव डे है, और ये काफी समय से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज वर्ल्ड वड़ा पाव डे पर आपको और हमारे पूरे पैनल को बधाई सर। कुछ प्लान्स इसे सेलिब्रेट करने के अनिल जी? अरे देख के मुंह में पानी आ रहा है, और मुंबई तो वड़ा पाव के नाम से जाना ही जाता है। दीप, मुझे तो याद है जब मैं CA स्टूडेंट हुआ करता था और फोर्ट में हमारी ऑफिस होती थी, आर्टिकलशिप करते थे, तो ये हमारा लंच हुआ करता था कई बार कि, और देखिए अभी भी बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है। जो है ना, फोर्ट में वो एक जगह है हॉनीमन सर्कल जहाँ सिटी बैंक हुआ करता था, उसके पास कोने पे एक वड़ा पाव था, क्या गजब का वड़ा पाव मिलता था। मैं बड़ा मिस करता हूँ, बहुत साल हो गए उसे खाए हुए, लेकिन मुंबई में एक ही नहीं ऐसी ढेर सारी जगह है जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, इतने स्वादिष्ट और लाजवाब वड़ा पाव मिलते हैं। तो हर एक जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक वड़ा पाव वाले की अपनी बनाने का तरीका और स्वाद है। सो आज इंटरनेशनल वड़ा पाव दिन है, और ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे देश विदेश में ऐसा फेमस स्नैक हो चुका है कि जो आप सब जगह खा सकते हैं, सब जगह मिलता है। तो आई एम श्योर हमारे, और अच्छा हमारे शायद ओरिजिन जहाँ तक मुझे याद है मुंबई से हुआ है या पुणे से हुआ है? किरण जी, वड़ा पाव की शुरुआत पुणे से हुई है आपके वहाँ से?
बिल्कुल अनिल जी, ये पूना वाला के प्रोडक्ट है। पूना वाला है, पूना वाला ग्रुप नहीं, पूना के प्रोडक्ट है। तो मेरा मानना है कि इधर जोशी वड़े वाले थे, उन्होंने ये चालू किया था और उधर से बहुत बड़ा हो गया है वो, और उधर से मुंबई और फिर देश विदेश में चला गया। जोशी वड़े वाले बराबर है। जब भी पुणे आते तो वो बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं। ठीक वैसे जैसे हम लोनावाला से निकलते तो हर एक चिक्की वाला, मगनलाल चिक्की वाला दिखता है। लेकिन हाँ, मुंबई से खंडाला के रास्ते में दत्त स्नैक्स जो है उसका वड़ा भी गजब का लाजवाब है। तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए। आशु सर कुछ कहना चाहते हैं वड़ा पाव के साथ अपनी यादें? जी आशु सर बताइए। अनिल जी, ये सारे जो आप नाम बोल रहे हैं, मतलब ये अपना रोज का आना जाना जो पूना ट्रिप होता है, ये दत्त वड़ा पाव, और वड़ा पाव इतना फेमस है कि अनिल जी 2 दिन पहले मैं दिल्ली आया तो मतलब मम्मी के लिए पैक करवा के लेके आया था वड़ा पाव। उनकी स्पेशल डिमांड थी कि बॉम्बे का वड़ा पाव लेके आना है। तो मतलब आपने जो बात की है, 2 दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है कि मैं वड़ा पाव पैक करा के फ्लाइट में लेके आया हूँ दिल्ली के लिए। मेरे साथ भी ऐसे ही, एक्चुअली मैं योगा करता हूँ, थोड़ा डाइट वाइट भी फॉलो करता हूँ, तो मतलब एक ही चीज़ है जहाँ पर मेरी सारी डाइट धरी रह जाती है। और प्रॉब्लम क्या है, इसको एक खाने से काम चलता नहीं है, एक के बाद रुका नहीं जाता। तो ठीक है, आज वर्ल्ड वड़ा पाव डे है तो चीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार आज चलता है तो ये होना ही चाहिए। तो आप सब लोग जहाँ का जैसा आपको पसंद हो, आज इस वड़ा पाव को एंजॉय कीजिए। लेकिन इसके अलावा ढेर सारा एक्शन है आज बाजार बंद होने के बाद जो आपके सामने रखा जाए। हॉल मार्किंग पर लेकर बड़ा घमासान चल रहा है ज्वेलर्स के बीच में और सरकार के बीच में, BIS के बीच में। आज हॉल मार्किंग के नियमों के खिलाफ ज्वेलर्स एक दिन की हड़ताल पर है। उनकी दलील ये कि हॉल मार्किंग तो ठीक है, लेकिन उसमें HUID यानी कि हॉल मार्किंग की यूनिक आइडेंटिटी वाला जो वो है, ये नियम बड़ा परेशान कर रहा है। और ऐसे में हॉल मार्किंग जो एक दिन में हो जानी चाहिए, उसके बजाय 10 से 12 दिन लग रहे हैं। बड़ा प्रोसेस में लंबा समय मिल रहा है। वहीं BIS जो हॉल मार्किंग करने का काम करता है, इन सारे हॉल मार्किंग करने वाले जो लोग हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो करता है, वो ये कह रहे हैं कि बड़ा शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है जी, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में वाकई में सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन सही बोल रहा है, ज्वेलर्स या फिर BIS? ग्राहकों को इससे फ़ायदा है या नुकसान? और अगर ज्वेलर्स को परेशानी है तो उसे दूर कैसे की जाए, इन सब पर करेंगे हम खास बातचीत। और सभी तरह के लोग होंगे हमारे पैनल पे आज। सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट उदय शिंदे साहब होंगे, जो हॉल मार्किंग करने के पक्ष में अपनी राय रखेंगे। कुमार जैन साहब हमारे होंगे, उमेदमल त्रिलोकचंद जवेरी के चेयरमैन, जो ज्वेलर्स को जो समस्याएं आ रही, छोटे ज्वेलर्स को जो दिक्कतें आ रही वो बताएंगे। यश ज्वेल्स के चेयरमैन ज्ञानमल राखेचा। इन सब से करेंगे हम आज खास बातचीत। हॉल मार्किंग पर घमासान, क्या है समाधान? आइए उसके बाद शाम का एक विशेष शो। आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। जी हाँ, ये है आज का विषय जिस पर वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स और ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। वित्त मंत्री इस पर आज बड़े ऐलान करेगी और सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है। इससे सरकार अपनी कंपनियों के एसेट्स को बेचकर या उनमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को बुलाकर ये काम करने वाली है। रेलवे समेत कई बड़ी कंपनियां जिनकी ज़मीन खाली है या जिनके पास कई सारी एसेट्स पड़ी है या उन्हें लीज पर दिया जा सकता है, इन सब पर पूरा विचार किया जाएगा। तो शाम 5 बजे इस योजना का होगा ऐलान, और जैसे इसका ऐलान होगा उसके बाद तुरंत आपके लिए विशेषज्ञों का पैनल इसका पूरा का पूरा बारीक विश्लेषण करेगा। शाम 6 बजे हम इस पर करेंगे खास शो, एसेट मोनेटाइजेशन, ग्रोथ को मिलेगा दम। 3 खास मेहमान होंगे हमारे साथ। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, जो कि तगड़ी पकड़ और रिसर्च रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर। उद्दित इंफ्रा के सुनीत माहेश्वरी साहब होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में गहरी पकड़ रखते हैं। KPMG जानी मानी दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म, इसमें इंफ्रा और एनर्जी के पार्टनर हैं मनीष अग्रवाल साहब, उनसे भी करेंगे हम मुलाकात शाम 6 बजे आज इस विशेष शो में। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। जी हाँ, ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट में जो खामियां हैं, जो बार बार क्रैश हो जाने वाली शिकायतें हैं, इसके चलते बड़ी दिक्कत आ रही है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सरकार क्या कुछ कर रही है, आपको पता है। आज इन्फोसिस के CEO सलील पारिक साहब मिले भी हैं वित्त मंत्री जी से, तो इस पर होगी हर एक पहलू पर चर्चा। वेबसाइट क्रैश, कैसे भरे टैक्स। इसके अलावा गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने
कोरोना की तीसरी लहर पर अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कोरोना से बच्चों के लिए ज़्यादा खतरे की आशंका बताई गई और तीसरी लहर से निपटने के लिए इसका इंतजाम करने के लिए कहा गया है। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है, कई सारे देशों में लॉकडाउन वापस से आ गया है। तीसरी लहर और लौटते लॉकडाउन का करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण। इंतजाम कच्चे, खतरे में बच्चे। ये वाह, टाइटल अच्छा रखा है। इंतजाम कच्चे, खतरे में बच्चे, इंडिया 360 डिग्री में। ये है हमारी दूसरी कवर स्टोरी जिस पर आपको रखना है फोकस। इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें होंगी, अफगानिस्तान से लेकर लोकल तक की सारी खबरों पर रहेगा पूरा का पूरा फोकस। हमारी फ्लैगशिप बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री में रात 8 बजे मिस मत कीजिएगा। तो ये था आज का पूरा आयोजन और पूरा का पूरा एक्शन। भारतीय बाजारों के बंद होने की घोषणा समाप्ति हो चुकी है। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 16,496, वही 16,500 के आसपास। और सेंसेक्स देखिए, वाह, याद रखने की जरूरत भी है। ऐसा नंबर है कि कोई भी आसानी से याद रख सकता है, एक बार पढ़ ले भूलेंगे नहीं। जरा सेंसेक्स की क्लोजिंग लाइए, वाह, 5,5,5,5,5, 55,555। ये है क्लोजिंग सेंसेक्स की। और बैंक निफ्टी 35,124 पर 90 अंकों की मजबूती के साथ बंद होता हुआ। बंसल जी, कल याद रखिएगा, सुबह मैं आपको पूछूंगा, बिना देखे आपको बताना है कि सेंसेक्स कहां क्लोज हुआ है। याद रख पाएंगे नहीं? अब बड़ा 5 डिजिट वाला आंकड़ा। बिल्कुल अनिल जी, वो 5 डिजिट का आंकड़ा भी याद रहेगा और उसके बाद डेसिमल के बाद 0.79 है, वो भी लगाना नहीं भूलूंगा अनिल जी। वाह, ये हुई ना बात। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्मार्टनेस। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी आपका, आशीष सर, कुणाल जी, किरण जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब का भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।